तो राधे राधे साथियों। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 14 दिसंबर को। और थीम भी याद रखेंगे, थीम क्या है, पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वाट काउंट्स। और देखो ये ऊर्जा से ही एक और दिवस मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों अलग अलग है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये, और ये अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस है, ये जरूर ध्यान में रखना। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपसे पूछा था, हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं कौन, मनोहर लाल खट्टर जी। एक तो ये याद रखना, ये नए बने हैं। अभी इन्होंने कहां पर ऊर्जा वीर अभियान को शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विजयवाड़ा में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। एक्सिस मतलब एक्सिस बैंक की यहाँ पे बात हो रही है, उसकी इसमें जो पार्टनरशिप है, जो इसके पास शेयर है वो बढ़ गए हैं, लगभग बढ़ के 19.99% हो गए हैं। तो इसने अपना नाम यहाँ पे रख दिया है, इतना सा हमें याद रखना है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें, स्थापना होती है 2001 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, चेयरमैन है अनिलजीत सिंह। इसी तरह का एक और बैंकिंग अपॉइंटमेंट है, यस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए, सिंपल से याद रखेंगे, मनीष जैन बन गए हैं। यस बैंक की बात कर ले तो स्थापना होती है 2004 में, मुंबई में मुख्यालय है, एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है। और नई टैगलाइन पिछले साल ही आई थी, लाइफ को बनाओ रिच। और अगर ऑप्शन से भी आप देखोगे तो इंडियन ऑयल के भी अध्यक्ष बने थे अरविंदर सिंह सानी, और परमेश शिवमणि ये इंडियन कोस्ट गार्ड के नए अध्यक्ष बने। और कौन से नंबर के बने हैं ये, चलो ये बताओ मुझे आप, कौन से नंबर के बने हैं। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको हर बार बताता हूँ, क्योंकि अभी किसी स्टूडेंट ने बताया, इस तरह का प्रश्न उनके एग्जाम में आया था कि कौन से नंबर के बन गए हैं, या इनसे पहले जो थे ना, चलो वो बताओ, इन्होंने किनका स्थान लिया, इनसे पहले कौन थे जिनका अभी निधन हो गया, और वो कौन से नंबर के थे। दो प्रश्न पूछ लिए मैंने आपसे। विजय किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोगों को भी आना चाहिए, जिनके एग्जाम में आए उनको तो आना ही चाहिए, बाकियों को भी इसीलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं है। मान लो आपके एग्जाम में आता तो याद होता, नहीं होता, बताओ। हम अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलो चिप को डेवलप किया है, तो सिंपल से याद रखेंगे, गूगल ने। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर, उसके प्रिंसिपल्स पर आधारित है, और इसके लिए विलो चिप डेवलप किया अभी गूगल ने। गूगल की स्टैटिक भी आपको बता दूं एक बार, इसके फाउंडर लैरी पेज सर्जेबी ने, स्थापना होती 1998 में, कैलिफोर्निया अमेरिका में हेडक्वार्टर है, सीईओ सुंदर पिचई है, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। फिर एक बुक आपको याद रखनी है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। इस बुक को अभी किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिनेश शाहरा ने इस बुक को लिखा है। अच्छा, दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, और कब मिल चुका है, 1989 में। और पिछले साल इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, मिला तो 1959 के लिए था, लेकिन दिया पिछले साल गया था, इतने सालों के बाद। तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि किस देश ने भारत को अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से हटा दिया है, वो दर्जा खत्म कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। डेली करंट अफेयर्स में मैंने आपको डिटेल में समझाया था, अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक लाइन में समझा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि ये कोई देश है, ये भारत है, ये स्विट्जरलैंड है। ठीक है, हम उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में रखते हैं, तो वो भी हमें रखता है। फायदा क्या होता है, जैसे भारत की कोई कंपनियां यहाँ पर है और हमारे यहाँ पे स्विट्जरलैंड की कंपनियां हैं, तो उसमें हम उनको टैक्स में रियायतें देते हैं, कम टैक्स लेते हैं, और भी कई तरह के फायदे देते हैं। लेकिन शुरुआत इसकी हमने की थी, क्योंकि वहाँ की एक कंपनी है नेस्ले, जो कि भारत में है, और उस पर हमने टैक्स बढ़ा दिया था। तो जब उसकी कंपनी में हमने टैक्स बढ़ाया, तो फिर स्विट्जरलैंड ने कहा कि हम भी जो मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का हमने आपको दर्जा दे रखा है उसे भी खत्म करते हैं, और अब भारत की जो भी स्विट्जरलैंड में कंपनियां होगी हम उस पर भी टैक्स बढ़ाएंगे, 10% ज़्यादा टैक्स लेंगे। तो अभी तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे किस देश ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को वापस ले लिया, तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। बाकी और भी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया ही है। फिर भी शीट आपके सामने है, आप रीड कर सकते हैं, ये अंग्रेजी में भी आपके सामने है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड मैं आपको मैप में दिखा, तो ये स्विट्जरलैंड आपको मिलेगा, कैपिटल होती है बर्न, स्विस फ्रैंक करेंसी है। और अभी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 आई थी, उसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे था, भारत 58 पे था, ध्यान रखना। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार
भारत ने किस रोग के मामले में 69% की कमी की है? तो सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। कौन सी रिपोर्ट जारी की है WHO ने? वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 को जारी किया है और इसमें बताया कि मलेरिया के मामले में भारत में 69% की कमी आई है। ये ध्यान रखना, मलेरिया ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, वेक्टर यानी कि रोगवाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, और किस को प्रभावित करता है? आरबीसी को प्रभावित करता है। ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है कि किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना ने। और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए तीसरे वनडे में इन्होंने शतक लगाया और ये एक रिकॉर्ड बना दिया। कौन सा रिकॉर्ड है याद रखना? एक कैलेंडर ईयर चालू होता है जनवरी से और दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर जो आप पढ़ते हो वित्तीय वर्ष वो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे हम कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा टेस्ट में शतक लगा करके रिकॉर्ड बना दिया। और कितने शतक बनाए? 4 शतक बनाए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यही न्यूज़ है। बाकी ये तो मैंने आपको पिछला रिवीजन करवाया सारा। ठीक है, तो स्मृति मंधाना का नाम याद रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई काम करवाना है, तो उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जो भी सर्विसेज आएंगी वो मार्केट से लेंगी, आप और मुझसे खरीदेंगी। तो वो आप और मुझसे कैसे खरीदेंगी, कैसे कांटेक्ट में आ पाएंगी, उसके लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये इस पे जाकर के सर्च करेंगी। आपकी कोई कंपनी है, कोई सर्विसेज देते हो तो यहाँ जाके रजिस्टर कर दो, तो ये आप वहाँ पे डाल देंगी, नोटिफाई कर देंगी। आप अपनी बोली यहाँ पे लगा देना, टेंडर निकालेंगी और अगर आपका नाम सिलेक्ट होता है तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो उत्तर प्रदेश ने कहा इसे पूरी तरह से हम यूज़ करेंगे, मतलब छोटे से छोटा काम हुआ, बड़े से बड़ा काम हुआ, हम इसी के थ्रू आपसे काम में लेंगे, डायरेक्ट किसी को हायर नहीं करेंगे। तो सिंपल से याद रखेंगे, इसको पूरी तरह से 100% अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना को अभी किसने शुरू किया है? इसको गुजरात ने शुरू किया है। इसका मकसद क्या है? इस योजना को शुरू करने का मकसद है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और पोषण के बीच संतुलन बनाना। और इसके लिए टैगलाइन भी रखी है, पोषण भी पढ़ाई भी। कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए है ये। इसमें बच्चों को पौष्टिक नाश्ता मिलेगा जिससे शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिले। इसी तरह से एक दूध संजीवनी योजना भी यहाँ चलती है जिसमें बच्चों को सप्ताह में 5 दिन 200 ml दूध दिया जाता है। ये भी गुजरात की है। और इसी से मिलती जुलती एक होमवर्क प्रश्न मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में दिया था, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने शुरू की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा KJS ढिल्लों। पूरा नाम है कंवलजीत सिंह ढिल्लों, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं कंवलजीत सिंह ढिल्लों। और इन्हीं की एक बुक है कितने गाजी आए कितने गाजी गए, उसी के लिए इनको ये क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड दिया गया है। तो इतना सा आप याद रखना। बाकी ये देखो, ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। सूर्यबाला अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2024 के लिए 34 नंबर का व्यास सम्मान मिला था। इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। समंता हार्वे आप जानते हो, 2024 का बुकर अवार्ड इनको मिला है। ये एक ब्रिटिश लेखिका है, इनके नॉवल का नाम है ऑर्बिटल, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला। वहीं जेनी एर्पेनबेक की बात करें, 2024 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। ये जर्मनी की लेखिका है और इनके उपन्यास का नाम क्या है? काइरोस है, जिसके लिए इनको ये सम्मान मिला है। इसमें ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन है। ठीक है, तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया, उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? इस तरह का प्रश्न बनेगा एग्जाम में। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 2023 में। बाकी इनको और कौन कौन से अवार्ड मिले ये सब मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी, आप देख सकते हैं। पद्म विभूषण की यहाँ पे बात की 2023 में। अभी लेटेस्ट 2024 का भी पूछ सकते हैं। ग्रैमी अवार्ड मिला था पाश्तो के लिए, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस 2024 का इनको अवार्ड मिला था। वैसे टोटल अभी तक इनके जीवन में 4 ग्रैमी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। ये महाराष्ट्र से थे, अगर पूछे कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ से थे, तो महाराष्ट्र मुंबई में इनका जन्म हुआ था। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा भैया कि अभी किसने 2024 में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत ने जीत लिया है।
हम बता दूं एक बार किस किस की बात कर रहे हैं, वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 की बात कर रहे हैं। इस बार इसका नवा संस्करण था। देखो अगर यहाँ से आप देखोगे ना तो हो सकते हो कंफ्यूज हो जाओ, या कई जगह मुझे स्टूडेंट ने बताया, कई जगह उन्होंने कहीं और जगह पढ़ा तो वहाँ पे बताया गया कि 10वां एडिशन है। तो भाई मेरे आप पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, ठीक है, गिन लो इसको, टोटल आपको 10 नजर आएंगे। लेकिन आप इस वाले पे ध्यान दो, ये जो है ये जापान में होना था 2021 का एडिशन, लेकिन ये कैंसिल हो गया था कोविड के कारण। तो इसलिए कौन कौन से एडिशन हुए, ये तो कैंसिल हो गया ना, हट गया है तो कौन कौन से एडिशन हुए, तो उस तरह से ये नवा एडिशन है, याद रखना, 10वां नहीं कहेंगे। और ये कहाँ पे हुआ, ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ, देख सकते हो। भारत ने फाइनली इसको जीत लिया, चाइना को हराया। अभी तक जितने बार भी हुए हैं ना, पहली बार 1992 में हुआ था मलेशिया में, साउथ कोरिया ने जीता, चाइना को हराया। तब से लेकर अभी तक जितनी बार भी हुए आप देख सकते हो, लगातार 2 बार भारत ने इसको जीता है, 2 ही बार जीता है। इस बार हमने चाइना को हराया है। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि ये तो महिलाओं का है, इससे पहले दिसंबर में ही पुरुषों का भी हुआ था, वो 11वां एडिशन था, वो भी ओमान मस्कट में हुआ था, उसको भी भारत ने जीता था और भारत ने यहाँ पे पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से। 2024-25 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीत लिया है, तो इसको जीत लिया है मुंबई ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। अगर पूछ ले इसका संबंध किससे है तो ये भी याद रखना, क्रिकेट से इसका संबंध है। अब इसको मुंबई ने जीत लिया है, दूसरी बार जीता है मुंबई ने। किससे हराया मुंबई ने यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश को हराया। इनके बीच जो फाइनल हुआ था वो बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मुंबई टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर थे और मध्य प्रदेश टीम के कप्तान रजत पाटीदार थे। ये भी आपको बता दूं प्लेयर ऑफ द मैच रहे सूर्यांश सेग कैसे पढ़ेंगे आप इसको पढ़ना, सूर्यांश शेग मुंबई से हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे अजिंक्य रहाणे, ये भी मुंबई से हैं। तो यहाँ पे हम याद रखना किसकी बात कर रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी से एक मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, एक नाम आ रहा है, अभी हमने पढ़ा था, इसका उत्तर आप लोग देने की कोशिश करना। अभी जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, तो कहाँ पे, हमेशा ये यहीं पे होता है, लखनऊ में ही। और इसमें महिलाओं का और पुरुषों का जो इवेंट है उसको किसने जीता, वो दोनों भारतीयों ने जीता है। अब उनके नाम बता दो फटाफट से, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, बताओ। हम अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, याद रखेंगे मिखाइल कावेलाशविली जॉर्जिया के अभी नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और ये ऑप्शन में बात करें, ये अभी नए बने थे इसलिए बता रहा हूँ। डूमा बोको बोत्सवाना के प्रेसिडेंट बने, नवीन रामगुलाम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा नाम, मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। और मसातो कांडा भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये अभी 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। बाकी एक बार मैं आपको जॉर्जिया बता दूं, मैप में यहाँ पे आपको जॉर्जिया मिलेगा, कैपिटल तबलिसी होती है, जॉर्जियन लारी यहाँ की करेंसी होती है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी चक्रवात चिडू आया है और किस देश में तबाही मचाई, तो इसमें ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो उत्तर हो जाएगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक आपको कहाँ मिलेगा मैप में, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, तो ये मोजाम्बिक है, इसकी कैपिटल मापुटो होती है। मोजाम्बिक मेटिकल यहाँ की करेंसी होती है। कई स्टूडेंट ने बताया कि कई उन्होंने पढ़ा है कि ये जो चक्रवात है ये मायोटे नाम का जो एक कंट्री है, जिसको लिखोगे आप मायोटे, नहीं किसी स्टूडेंट ने तो कहा ये फ्रांस में आया, तो भाई फ्रांस में नहीं आया एक्चुअली में। आप यहीं पे देखो, ये मैप में आपको यहाँ समझ में आएगा, ये तो मेडागास्कर है, ठीक है, ये मोजाम्बिक हो गया और इनके बीच में छोटे छोटे जो द्वीपीय देश दिख रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल ये पूरा भी नहीं, अब मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरे से नहीं होगा। ये यहाँ पे ये वाला जो छोटा सा ये आइलैंड है, ये फ्रांस का है, ठीक है। तो यहीं पे भाई चक्रवात आया यहाँ से, तो ये इसके रास्ते सी के चैनल पे है, तो उसने इसको भी हिट किया और ये यहाँ तक पहुंचा, तो ये भी प्रभावित हुआ है। ये मायोटे है, ये फ्रांस में नहीं आया, फ्रांस का ही आइलैंड है यहाँ पर, तो उसी को हिट किया है, तो मायोटे भी है। वैसे तो और भी भाई तूफान आएगा, कहते हैं ना गेहूं के साथ गुण तो फिसता ही है, तो जैसे मेडागास्कर को भी हिट किया है कुछ इलाकों में, मायोटे भी उसके इलाकों में आया, इसके आसपास के जो थोड़े बहुत कंट्री है यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हिट किया है। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो मोजाम्बिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और आप कह सकते हो छोटा सा जो आइलैंड है जिसपे फ्रांस का नाम है, फ्रांस का है, तो उसको भी हिट किया है। तो मायोटे भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन में अगर वो देगा तो ऐसे ही आपको देगा, दोनों नहीं रखेगा अभी, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी, किस देश ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका ने किया है।
ये एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है और इसका नाम डार्क ईगल है, याद रखना। कहाँ से, क्या, फ्लोरिडा से। और इसकी स्पीड भाई हाइपरसोनिक है तो स्पीड तो सिंपल सी बात है, याद रखना 5 मैक से ज़्यादा ही होगी। 1 मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, मैंने आपको समझाया भी था। 5 मैक से ज़्यादा है हाइपरसोनिक हो जाएगा, और सुपरसोनिक में क्या हो जाएगा, 1 मैक से ज़्यादा हो जाएगी, 5 मैक से कम हो जाएगी, और सबसोनिक में 1 मैक से कम हो जाती है स्पीड। तो ये हाइपरसोनिक है तो 5 मैक से तो ज़्यादा ही है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, डार्क ईगल हमारा प्रश्न था। अमेरिका ने इसका भी सफल परीक्षण किया है। फिर अगले में पूछ रहे नुपी लाल नुमित 2024 ये कहाँ पर मनाया गया, तो याद रखेंगे मणिपुर में मनाया गया है। अब ये है क्या नुपी लाल नुमित, तो जो 1904 और 1939 में नुपी लाल विद्रोह हुआ था उसमें न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली महिलाओं के साहस का सम्मान करने के लिए ये एक कार्यक्रम है जिसका आयोजन मणिपुर में होता है। मैंने बताया था 2-3 तरह से प्रश्न यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है। वो पूछ लेगा भैया ये नुपी लाल नुमित क्या है, या नुपी लाल विद्रोह, ये जो है नुपी लाल विद्रोह ये कब और कहाँ पे हुआ, तो मणिपुर में हुआ। कब हुआ, 1904 और 1939 में। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड ने। ये याद रखेंगे आप, सिंपल सा प्रश्न है। और ऋषिकेश, इसको विश्व की योग राजधानी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अभी याद रखेंगे 2024 में ही 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो हुआ था, ये उत्तराखंड के देहरादून में ही हुआ था। अच्छा, मैंने आपको जब डेली करंट अफेयर्स क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करवाए थे, जो कोई ना कोई राज्य है किसी न किसी नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य बना, जैसे कि ये देख सकते हो आप सारे। लेकिन किसी स्टूडेंट को डाउट था, एक स्टूडेंट को डाउट था कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात नहीं है, कुछ और उन्होंने बताया था। कौन सा बताया था ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था गुजरात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर गुजरात होगा। मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा, लगा भी दूंगा एग्जाम में कौन सा प्रश्न आया था, क्या था। तो जो भी मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ ना डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, क्योंकि वो तो डिटेल्ड वीडियो होता है, ठीक है। यहाँ मैं रिवीजन नहीं करा सकता हूँ मंथली और जो वीकली वाले होते हैं, वहाँ तो जो क्वेश्चन होता है उसी से संबंधित मैं आपको डिटेलिंग में जो पॉइंट होते हैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। और इसके बाद पूरा मंथ एंड होने के बाद जो 1 लाइनर रिवीजन मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, सुपर फास्ट रिवीजन, उसमें तो बिल्कुल रिवीजन नहीं होता, उसमें डॉट टू डॉट हम बात करते हैं, क्योंकि वो फास्ट रिवीजन होता है। जो हमारा डेली करंट अफेयर्स की क्लास है वहाँ हम डिटेलिंग में थोड़ा रिवीजन कर करके बात करते हैं, तो वहाँ मैंने आपको रिवाइज करवाया था और वहीं उन्होंने पूछा था। तो अभी तो हमारा प्रश्न क्या है वो याद रखेंगे, भारत का पहला योग नीति को शुरू करने वाला राज्य उत्तराखंड बन गया, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान भक्तों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी चैटबॉट लॉन्च किया है, किस नाम से, तो कुंभ सहायक। तो जो भी वहाँ पे भक्तगण आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, अगर उनको कोई जानकारी चाहिए, कोई कार्यक्रमों की जानकारी चाहिए, तो वो इस चैटबॉट से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसका नाम कुंभ सहायक है, ये आप ध्यान रखना। कुंभ का मेला 4 स्थानों पे लगता है, हर साल में अगर आप देखोगे तो 12-12 साल में रिपीट होता है, और हर एक दूसरे में आप देखोगे तो 3-3 साल का अंतराल होता है। वो 4 स्थान कौन से हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। 2025 में ये लग रहा है प्रयागराज में। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश का भी 76 नंबर का जिला बन गया महाकुंभ, पूरा नाम दिया गया महाकुंभ मेला जनपद। कुंभ का मेला याद रखना यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल है, 2017 में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बेगा चित्रकार है, निधन हो गया, उनका नाम पूछ रहे हैं, तो नाम हो जाएगा जोधैया अम्मा, याद रखना है इनका नाम है। और ये मध्य प्रदेश की बेगा चित्रकार हैं, पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और कब मिला था इनको पद्मश्री, अगर ये आप पूछोगे तो पिछले साल ही 2023 में ही
इनको पद्मश्री मिला था। उससे पहले 2022 में उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नारी शक्ति सम्मान से इनको सम्मानित किया था। ठीक है, तो इनकी जो ये पेंटिंग बनाती है उसमें देवलोक की परिकल्पनाएं भगवान शिव बाघ पर आधारित होती है। पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव के महत्व को इसमें दिखाया जाता है। नाम याद रखेंगे क्या है, जोधैया अम्मा इनका नाम है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी इस तरह का प्रश्न आपके किसी एग्जाम में पूछा गया था कि इसका 100 नंबर का जो सदस्य देश है, फुल टाइम मेंबर कंट्री, वो कौन सा बन गया है। 100 या 101 वाला पूछा था। तो अभी पूछ रहे हैं कि 105वां फुल टाइम मेंबर कौन सा बन गया है। मोल्दोवा बन गया है, ये आप ध्यान रखना। इससे पहले 104 नंबर का बना था अर्मेनिया, ये 99 नंबर का बना था, और ये 101 नंबर का बना था। और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि 100वें नंबर का ये कौन सा बना था देश, इसका फुल टाइम मेंबर। बाकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से 2 पॉइंट आप ध्यान रख लेना। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, सबको पता है। डायरेक्टर जनरल भी आप सबको पता होंगे, डॉक्टर अजय माथुर है। लेकिन नए वाले भी याद रखना जो अगले साल से पद संभालेंगे, आशीष खन्ना उनका नाम है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे अभी 13वां एडमिरल कप 2024 को किसने जीत लिया। इसको रशिया ने जीत लिया है। अब देखो एक प्रश्न आपके मन में आएगा, ये एडमिरल कप है क्या, इसका संबंध किससे है। तो एडमिरल कप ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित एक बोट रेस है। बोट रेस आप याद रखो। एडमिरल कप क्या है, इसका संबंध है बोट रेस से। इसका आयोजन भारतीय नौसेना करती है। और अभी जो हुआ 13वां संस्करण हुआ और इसको जीत लिया रशिया की टीम ने। देखो 3 तरह के इवेंट हुए थे यहाँ पे। ठीक है, टीम कैटेगरी में हुआ था, मेन सिंगल का हुआ था, वुमेन सिंगल का हुआ था। तो वो मैं आपको सारे बता दूं। टीम कैटेगरी का हमने पढ़ लिया, रशिया ने जीता। व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर पुरुषों में बात करेंगे तो उसको भी रशिया ने जीता। रशिया के लेफ्टिनेंट गोरकुनोव ने जीता। और महिला वर्ग में इटली ने जीता, इटली की एनसाइन कैमिला ने जीता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे एक और तरह की बोट रेस आप पढ़ते हो, नेहरू ट्रॉफी उसको कहते हैं। नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से है। इस तरह का प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो कहाँ होती है, केरल में होती है। केरल में भी कहाँ, पुन्नमदा झील में। ये भी मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पहला वॉल्डनर कप ये कहाँ पे हुआ। अच्छा, ये जहां पर भी हुआ उससे पहले तो आप ये याद रखना, वॉल्डनर कप का संबंध किससे है। इस तरह का प्रश्न आएगा तो याद रखेंगे आप, टेबल टेनिस से इसका संबंध है। पहली बार इसका आयोजन हुआ तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तो यूँ पूछ रहे हैं कहाँ पे हुआ, तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में इसका आयोजन हुआ। अभी टेबल टेनिस के इसका संबंध है। जीता किसने, टीम एशिया ने जीत लिया है, टीम वर्ल्ड को हराया है। और हमारी एक टेबल टेनिस प्लेयर है मणिका बत्रा, वो इसकी प्लेयर थी। टीम एशिया में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी दिसंबर में ही स्लाइनेक्स अभ्यास हुआ, कहाँ पर हुआ। तो ये विशाखापत्तनम में हुआ। कौन सा एक्सरसाइज है, स्लाइनेक्स है। नाम से पता लग रहा है, एसएल मतलब श्रीलंका, आई मतलब इंडिया, एन मतलब नेवल एक्सरसाइज। ये एक नौसैन्य अभ्यास है। और 11वां एडिशन हुआ अभी, कहाँ पे, विशाखापत्तनम में हुआ। भारत की तरफ से आईएनएस सुमात्रा ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। देखो श्रीलंका के साथ 2 और एक्सरसाइज हम करते हैं, मित्र शक्ति और दोस्ती अभ्यास। ये दोनों इस 2024 में हमने किए हैं। तो एक बार देख लो। मित्र शक्ति का तो 10वां संस्करण हुआ था श्रीलंका में ही, और दोस्ती का 16वां संस्करण हुआ था। भारत श्रीलंका के साथ इसमें मालदीव भी होता है, और इस बार ये हुआ मालदीव में ही। अभी यहाँ के श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे, प्रधानमंत्री जी से मिले, बातें की। तो उनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरा कारण है, इस बार नए बने हैं प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, तो याद होने ही चाहिए आपको नाम। प्रेसिडेंट है अनुराग कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हैं हरिणी अमरसूर्या। यहाँ की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो सब मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी। चेन्नई में स्थापित किया गया है। और इसमें क्या होगा, डायबिटीज बायो बैंक है, मतलब इसमें आप यूँ समझो। चलो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसको स्थापित किसने किया, किसने बनाया। ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। तो क्यों किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके हम बायो सैंपल से रख सकेंगे। जैसे कि बायो सैंपल मतलब जैसे उनका ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया। और इससे होगा क्या, जब भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो डायबिटीज़ के बारे में अगर उनको और रिसर्च करना है तो सैंपल यहाँ से वो कलेक्ट कर सकेंगे। उससे क्या होगा, भविष्य में इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम डेवलप कर सकेंगे। और यही इसका मकसद है, डायबिटीज़ बायो बैंक। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया शॉर्ट में, समझ में आ गया होगा आपको। अभी याद रखेंगे, देश का पहला है तो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे, चेन्नई में। अब आप लोग मुझे बता दो, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये कब मनाया जाता है, बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं।
और एक और प्रश्न का उत्तर दो, ये साइंस का प्रश्न रहेगा कि हमारे शरीर में आपको बताया ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो हमारे शरीर में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं होता या वो सिक्रेट नहीं होता, बाहर से इंसुलिन हमें देना पड़ता है। तो मेरा प्रश्न यही है कि जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, साइंस का प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब ये मंदिर बना तो उसमें पूरी तरह से सेफ्टी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह से पालन किया गया। कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुई नहीं। और आप जानते हो ये मंदिर किसने बनाया, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है। और उसको अभी नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने गोल्डन ट्रॉफी से भी सम्मानित किया था। अच्छा, ये जो राम मंदिर है, दो प्रश्न और बन जाएंगे कि ये राम मंदिर का डिज़ाइन किसने बनाया। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। बता तो मैं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में डिटेल में चुका हूँ, तो बताओ। और उसमें जो रामलला की जो मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है। दोनों प्रश्न के उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है। तो मैस्कॉट याद रखेंगे मौली है। और पहले तो आप ये बताओ 38 नंबर के नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे। 2025 में ये होंगे, उत्तराखंड में होंगे। अभी जनवरी में 28 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। और इसका जो शुभंकर है मौली, आप कह सकते हो ये इंस्पायर्ड है किससे, मोनाल से। और मोनाल ये क्या है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। तो मौली याद रखेंगे। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक एंथम भी लॉन्च किया है। और वो एंथम क्या है, संकल्प से शिखर तक। ये आप जरूर याद रखेंगे, संकल्प से शिखर तक इसका एंथम है। ठीक है, इतने ही बातें ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भी कौन सी योजना शुरू की है। तो आंसर पहले से लग रहा है यहाँ पे, जलवाहक योजना शुरू की है। हमारे शिपिंग मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ही इसको शुरू किया है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन बन गया है। तो ये क्या है, ये मैंने आपको समझाया था, एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सदस्य देशों के बीच में। और अब ब्रिटेन भी इसमें इसका सदस्य बन गया, पहला यूरोपीय देश बन गया है इसका सदस्य बनने वाला। कौन से नंबर का है, नंबर में बात करोगे तो 12वें नंबर का है। और अमेरिका भी पहले इसका सदस्य था, लेकिन 2017 में वो बाहर हो गया था। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे दो प्रश्न और पूछे थे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। कौन कौन से प्रश्न थे कि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना। और दूसरा प्रश्न था शेंजेन वीजा को डिजिटली जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना। तो दोनों का उत्तर सेम ही होगा, वो है फ्रांस, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव किसे चुना गया, या चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा राजीव मेहता। फेंसिंग मतलब तलवारबाजी की बात हो रही है। और इसमें हमारी एक प्लेयर है, उनका नाम जरूर याद रखना, उनका नाम है भवानी देवी। का पूछे अगर संबंध किससे है, तलवारबाजी से है, फेंसिंग से है। इसका मुख्यालय आपको दुबई UAE में मिलेगा। ये ऑप्शन भी देखो इंपॉर्टेंट है। टीवी नरेंद्रन आप जानते हो, वैसे टाटा स्टील के CEO हैं, लेकिन अभी इनका नाम न्यूज़ में था क्योंकि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के ये अध्यक्ष चुने गए और इस पद पर आने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। इसी साल नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। और रणधीर सिंह एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। तो सारे जो इंपॉर्टेंट हैं वो किसी न किसी इंटरनेशनल जगह पे अपॉइंटमेंट हुए हैं और वहाँ पे आने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। तो ध्यान रखना नाम। अगला देखते हैं। अगला भी देख लो एक बार, इतना ज़्यादा कोई खास नहीं है, एक बार देख लो बस। गूगल ने किसे भारत का नया कंट्री मैनेजर बनाया है। तो प्रीति लोबान, आप सिंपल सा नाम याद रखेंगे। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी किसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा विनीसियस जूनियर को। और जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड एक बार सारे मैं आपको बता देता हूँ, ये लिस्ट आपके सामने है। देखो, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर किसे चुना, हमने कहा विनीसियस जूनियर को। ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं, वैसे रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, जो कि स्पेन का ही फुटबॉल क्लब है। पुरुषों में देख लिया तो महिलाओं में बात कर लें, फीफा वुमेन्स प्लेयर चुना गया किसे, एटना बोनमाटी को। ये भी स्पेन की प्लेयर है, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलती है।
अगर हम बात करें बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर किसे चुना गया, एमिलियानो मार्टिनेज को, ये अर्जेंटीना के हैं, इंग्लिश फुटबॉल क्लब है एस्टोन विला के लिए खेलते हैं। अब पुरुष में देख लिया, महिला देख लेते हैं। फीफा वुमेन्स गोलकीपर चुना गया एलिसा नेहर को, ये अमेरिकी है। तो ये 4 अवार्ड हमने देख लिए। इसके अलावा 2 अवार्ड आपको मैं और बताऊंगा, ये भी पहली बार शुरू किया है। मार्टा अवार्ड, ब्राजील की एक फुटबॉल खिलाड़ी है मार्टा, उन्हीं के नाम पे इसको शुरू किया है। और कमाल की बात बताएं, पहली जो विजेता है, पहली बार जो दिया गया वो इन्हीं को दे दिया गया, खुद मार्टा को ही दे दिया गया है। और किसे दिया जाता है, मतलब ये किसे दिया जाएगा, ये एक सत्र में किसी महिला खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए ये दिया जाएगा। और इसी तरह से एक पुस्कस अवार्ड होता है, अभी दिया गया अलेजांद्रो गार्नाचो को, इंग्लिश फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके लिए खेलते हैं। जिस तरह से हमने कहा ना, ये एक सत्र में महिला खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए उसे दिया जाएगा, उसी तरह से ये पुरुषों में दिया जाता है। एक फुटबॉल सत्र में किसी पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए पुस्कस अवार्ड, और ये महिला में मार्टा अवार्ड। बाकी 4 मैंने आपको बता दिए, सब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा देने या अगर आप पैसा देते हो तो उसे अपराध बना दिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका इंदौर। और याद रखना, अब इंदौर वासियों, आपको किसी भिखारी को भीख नहीं देना है, वरना आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी 1 जनवरी 2025 से। और ये किया जा रहा है भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान के तहत, जिसका उद्देश्य है 2026 तक भारत के 30 शहरों को भिखारी मुक्त बनाना है। अभी 10 शहरों को चुना गया है, वो 10 शहर आपके सामने हैं, और अभी ऐसा इंदौर में किया गया। ये पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम भी है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। और वैसे आपको याद है कि भारत में हम जो प्रवासी दिवस मनाते हैं वो 9 जनवरी को मनाते हैं। और इससे क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद आ रहा है कि 2025 में हम ये 18वें नंबर का भारतीय प्रवासी दिवस मनाएंगे। और मनाएंगे कहां पे, तो ये जरूर याद रखिएगा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया। तो आंसर होगा नेट साइवर ब्रंट ने। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, याद रखना। और अभी सबसे तेज टेस्ट शतक का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और कितना तेज, तो आप देख सकते हो 96 गेंदों में इन्होंने अपना शतक पूरा किया है। और किस टीम के खिलाफ अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और आप कह सकते हो, ये लाइन याद रखना, 100 से कम गेंदों में टेस्ट शतक बनाने वाली वो पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर है। 96 गेंदों में ये कारनामा इन्होंने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है आर अश्विन ने। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहेगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये प्रश्न अभी एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना इनका नाम। और ये पॉइंट और ध्यान रखना, ये जो आर अश्विन है, ये अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। क्योंकि अनिल कुंबले ने 619 टेस्ट विकेट लिए, वहीं आर अश्विन ने 537 टेस्ट विकेट लिए। बाकी पूरी मिनट टेबल यहाँ पे शो कर दिया, आप देख सकते हैं। टेस्ट में 537, वनडे में 157 और T20 में 72। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसने जमशेदजी टाटा पुरस्कार को जीत लिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ के बारे में आप जानते हो, बायोकॉन समूह की ये अध्यक्ष और संस्थापक हैं किरण मजूमदार शॉ। और इन्हीं को अभी भारत में बायो साइंसेज के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। और किसने दिया, इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा दिया गया। और ये जो सम्मान है ना, 2004 में शुरू किया गया था देना। पहली बार ये दिया गया था वेणु श्रीनिवासन को, और अभी किरण मजूमदार शॉ को दिया गया। बायोकॉन इनकी कंपनी का नाम है, हेडक्वार्टर याद रख सकते हो आप, बेंगलुरु। और किरण मजूमदार शॉ का नाम अभी एक और कारण से न्यूज में हमने पढ़ा था कि फोर्ब्स ने 2024 के दुनिया में सबसे पावरफुल महिलाओं की सूची जारी की थी, जिसमें से 3 भारतीय महिला थी, निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है, रोशनी नादर मल्होत्रा HCL की CEO है, और किरण मजूमदार शॉ। तब भी इनका नाम हमने पढ़ा था, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी उबर ने, जो कि टैक्सी प्रोवाइडर है, अभी इसने कहां पर महिलाओं के लिए मोटो वुमेन बाइक टैक्सी शुरू की है। तो सही उत्तर हो जाएगा बंगलुरु। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप उबर बाइक बुक करते हैं उबर की एप्लीकेशन से, तो एक बंदा बाइक लेकर के आ जाता है और आप उसमें बैठ के चले जाते हैं। लेकिन अगर वो महिला है
तो थोड़ा सा सेफ्टी का इशू रहता है। तो अब इन्होंने क्या करा कि जो ड्राइवर है वो भी महिला होगी, जो सवारी है वो भी महिला होगी, तो इन दोनों का आपस में ये जोड़ने का काम करेंगे इस मोटो वुमेन के थ्रू, जिससे क्या होगा, इन महिलाओं के लिए जो परिवहन है वो सुरक्षित हो जाएगा और आरामदायक हो जाएगा। अभी आपको याद होगा उबेर ने ही डल झील में, श्रीनगर में जो डल झील है वहां पे उबेर शिकारा भी शुरू की थी। शिकारा वहां पे जो नाव होती है उसी को कहते हैं, तो उसका टाइप हो गया उबेर से, तो उबेर शिकारा उसको बोल दिया। फिर अगले में पूछ रहे भी तुलसी गौड़ा का निधन हो गया, वे क्या थी? वे पर्यावरण विद एनवायरमेंटलिस्ट थी। तुलसी गौड़ा, जिन्हें प्यार से वृक्ष देवी के नाम से जानते थे, कर्नाटक से बिलोंग करती थी और पूरा उन्होंने अपना जीवन वनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में समर्पित कर दिया। 2021 में पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। याद रखना, कर्नाटक से थी, हल्ला की जनजाति से बिलोंग करती थी। और हमने बताया कि पौधों को लेकर तुलसी गौड़ा को बहुत जानकारी थी, इसलिए उनको वन का विश्वकोश यानी कि फॉरेस्ट एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तुलसी गौड़ा इनका नाम था, याद रखना, निधन हो गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट को अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा किसान कवच। इसको लॉन्च किसने किया? हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही। और है क्या इस सूट में? आप जैसे कि समझो, जो किसान होते हैं जब अपने खेतों में, फसलों में वो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो वो कीटनाशक उनके लिए भी हार्मफुल होता है अगर वो उनके शरीर से चिपक जाता है, सांस के द्वारा उनके अंदर चला जाता है, उनकी आंखों में अगर गलती से चला जाता है तो उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करता है, उनके हेल्थ के लिए सही नहीं रहता। तो इसीलिए उनको एक सूट पहना दिया जाएगा, फिर वो कीटनाशक उनकी आंखों में नहीं जाएगा, सांस के द्वारा उनके अंदर नहीं जाएगा, उनकी स्किन पे नहीं लगेगा, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये। तो कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है ये, इसका नाम ही है किसान कवच। ये नाम याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप की बात कर रहे हैं, जो हुआ कहां पे था? कतर में हुआ था। स्पेन की जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है उसने जीत लिया। किसे हराया? मैक्सिको का जो पचुका नाम से एक फुटबॉल क्लब है उसको हरा दिया। किसने जीता, किसे हराया, कौन सा कप है? याद रखना कहां पे हुआ? कतर में। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? टॉम क्रूज को मिला है। ये अमेरिकी एक्टर ही हैं। कुछ इस तरह की फिल्में इन्होंने की है जिसमें अमेरिकी नौसेना की तारीफ हुई है, यूथ उनको देख करके इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, इसको ज्वाइन कर रहा है, तो इसी के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। इतना याद रख लो बस। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भूटान ने अभी किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुण कपूर को। अभी प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। तो भारत, भूटान और ओमान जैसे देशों में शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं ये भारतीय शिक्षाविद। अरुण कपूर इनका नाम है और अभी इन्हीं को भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इनका पूरा नाम है, अभी उन्होंने ही इनको सम्मानित किया है। एक तो इनको रेड स्कार्फ दिया और दाशो की उपाधि से सम्मानित किया है। ये जो दाशो की उपाधि है ना, मुख्य रूप से वैसे आमतौर पर ये भूटान के लोगों को ही दी जाती है। बहुत ही कम देखने को मिला है जब ये किसी दूसरे देश के व्यक्ति को दी गई है, तो इस बार इनको दी गई है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। अरुण कपूर इनका नाम है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटी राइट्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स, विविधता को बढ़ावा देना, अधिकारों की रक्षा करना। अच्छा, यहाँ पे इन तीन में से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला जरूर ध्यान रखना कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है? तो आर्टिकल 29 और 30। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बार इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। क्या पूछा था? देखो, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण पर बात की गई है। तो ये उसमें भी डीप में प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 दोनों दे दिया इसमें, इन दोनों में इनके बारे में बात की गई है, लेकिन पर्टिकुलर उसने पूछा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, याद रखना, आर्टिकल 29 में। और जो आर्टिकल नंबर 30 है ये प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है। तो 29 और 30 याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य ने बांग्लार बाह्य आवास योजना शुरू की? तो नाम से समझ में आ रहा होगा, बांग्लार से ही पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें, पश्चिम बंगाल के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे इसमें। अच्छा, आवास से ही
दो तरह की योजना मैं आपको बता रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक तो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि अर्बन। इसको मोदी जी ने शुरू किया था कब? आप कहोगे 17 जून 2015 में, और ये अर्बन हो गई। इसके बाद एक रूरल वाली भी है, ग्रामीण वाली, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। जस्ट इसके 1 साल बाद आप समझ लो इसको शुरू किया गया था। वो महीना अप्रैल का था, या कहो 1 अप्रैल 2016 में इसको शुरू किया था। ये 15 में, ये 16 में, याद रखना। ये प्रश्न एग्जाम में आता है भैया, अभी किसी एग्जाम में आया भी था इसमें से एक प्रश्न, तो बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किसे हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गगन गिल को। अब याद रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। मैं एक बार सारी लिस्ट आपको दिखा देता हूं। पहले तो आप याद रखो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। इन 24 में से 22 तो वो हैं जो आपकी संविधान के 8वीं अनुसूची वाली है, ठीक है। एक है अंग्रेजी का, अंग्रेजी में दिया जाता है, और एक राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। तो टोटल कितनी होगी? 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। 3 मैं आपको बता देता हूं। एक तो हिंदी का याद रख लो, गगन गिल को मिला है उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए। राजस्थानी का मिला है मुकुट मणिराज को, और अंग्रेजी का मिला है ईस्टरिन किरे। मैं अंग्रेजी में भी दिखा देता हूं आपको। ईस्टरिन किरे को मिला है उनके नॉवल स्पिरिट नाइट्स के लिए। बाकी सारी भाषाओं के यहाँ पे लेखकों के नाम है। आपके जिस राज्य की कौन सी भाषा है वो एक बार आप देख सकते हैं, वो जरूर से देखिएगा, आपकी स्टेट के एग्जाम में तो जरूर पूछी जाएगी वो वाली। आप कुछ और डिटेल देख लेते हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। हमने देख लिया कितनी भाषाओं में दिया जाता है, आपने कहा 24 भाषाओं में। पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए होती है। कौन देता है? साहित्य अकादमी। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में स्थापना होती है। पहली बार दिया गया था 1955 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य और भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और हिंदी में जो पहला मिला था 1955 में मिला था हिंदी में पहला, किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास हिम तरंगिणी के लिए। लेकिन याद रखना अंग्रेजी का जो पहला है ना वो 1955 में नहीं 1960 में दिया गया था। और किसे? R.K. नारायण को दिया गया था उनके नॉवल द गाइड के लिए। ये जो अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग मुझे बताओ भी, लेटेस्ट जो 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2 जनों को मिला था। ये 58वां किसे दिया गया था? और ये प्रश्न अभी एग्जाम में इसी साल पूछा भी गया है। और ये तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार हो गया। दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार वो यही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? माधव कौशिक है। और पहले अगर पूछे तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये जो मैंने सारे पॉइंट बताए ना, इनको फालतू मत समझना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलेक्टेड पॉइंट मैं आपको वीकली और मंथली वाली में बताता हूं। डिटेल्ड वाली जो डेली करंट अफेयर्स होती है वो तो डिटेल्ड में होती है, लेकिन यहाँ पे केवल सेलेक्टेड पॉइंट ही मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अब देखो 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, यहाँ पे ध्यान देना। ये SSC CPO में प्रश्न पूछा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब होती है? तो अभी हमने देखा 1954 में स्थापना होती है, और देना कब शुरू किया गया था? 55 में। इसी तरह का एक और प्रश्न आपको एग्जाम को बता रहा हूं, SSC का ही प्रश्न है कि अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले लेखक। देखो पहला लेखक पूछ लिया तो पहले वाले भी नाम पूछे जाते हैं। R.K. नारायण हमने देखा था, और ये कब दिया गया ये पूछे तो 1960 में अंग्रेजी का दिया गया था। इनके उपन्यास द गाइड के लिए इनको मिला था, ठीक है। तो जो भी बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताता हूँ, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर हो जाएगा सलमान खान बनाए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाएगी, ये जो खो खो वर्ल्ड कप है अगले साल होगा, और अगले साल कहां पर होगा? ये जनवरी में होगा। एक तो ये याद रखना, भारत में होगा, ये तो याद होगा, इसे भारत इसे होस्ट करेगा। भारत में भी कहा, नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वहां पे होगा, इतना आप याद रख लो। और खो खो में कितने कितने प्लेयर होते हैं? खो खो 9 ऐसे याद करा था, 9 प्लेयर होते हैं। अब आप लोग मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अभी करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जो कबड्डी का गेम होता है, ठीक है, उसमें एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसलिए पूछ रहा हूं, और मैंने बता दिया इसलिए भी पूछ रहा हूं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सुशासन सप्ताह 2024 ये कब से कब तक मनाया गया? तो 19 से लेकर 24 दिसंबर तक ये मनाया गया। और आप जानते ही हो गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, अटल जी की जयंती को। फिर अगले में पूछ रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बन गया है? इसका मतलब ये हो गया कि भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर एक गांव है जो पूरा का पूरा सोलर ऑपरेटेड हो गया, सोलर से चलने वाला गांव बन गया है।
तो फिर इसका तो सही उत्तर हो जाएगा मसाली गांव। और ये मसाली गांव कहां पर है? तो गुजरात में है। गुजरात के बनासकांठा जिले में आपको मिलेगा मसाली गांव। ये देश का पहला सीमावर्ती मतलब बॉर्डर पे होने वाला पहला सोलर गांव बन गया भारत का। पाकिस्तान भारत की सीमा से ये मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने कहा जैसा कि इस गांव में जितने भी घर हैं सभी पे सोलर रूफटॉप है, सोलर से ही यहाँ पे बिजली आती है। ये तो देखो सीमावर्ती बॉर्डर पे होने वाला पहला सोलर गांव बना देश का। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछ ले देश का पहला सोलर विलेज कौन सा है, ये बॉर्डर पे नहीं है, हमारे देश के अंदर ही है, लेकिन देश का पहला है, तो गुजरात में ये मोडेरा गांव आपको मिल जाएगा। और ये बॉर्डर वाला हो गया मसाली गांव। दोनों में अंतर ध्यान रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये दिवस हमने पहली बार मनाना शुरू किया है। पहला विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, याद रखना हमने कब मना रहे हैं? 21 दिसंबर को मना रहे हैं। और थीम याद रख लेना, आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। अच्छा, इसी से संबंधित एक होमवर्क प्रश्न भी मैंने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में रखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, जिसको कहते हैं स्वरवेव मंदिर, इसका उद्घाटन किया था? तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले पूछ रहे हैं कि 2025 में जो 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा वो कहां पर होगा? कहां पूछ रहा है? तो याद रखना भारत में होगा। भारत में होगा इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं जो काम की बात है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप याद रखना जो 2025 में है, भारत इसको होस्ट करेगा। और ये 12वां इसका संस्करण है। कहां पर होगा? भारत में भी नई दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पर होगा। ये तो बात हो गई कहां पर होगा। और आप ये भी ध्यान रखो, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश बन जाएगा भारत, क्योंकि इससे पहले ये कतर में हो चुका है, यूएई में हो चुका है, जापान में हो चुका है, 2024 में हुआ था जापान में, और अब ये 2025 में भारत में होगा। मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि 2024 का करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, वही तो पढ़ रहे हैं। तो जापान में जब ये चैंपियनशिप हुआ था वहां पे भारत ने 6 गोल्ड जीते थे, टोटल 17 मेडल जीते थे, और मेडल टैली में भारत 6ठे स्थान पे रहा था। टॉप पे इसमें चाइना रहा था। इसके अलावा ये भी ध्यान रख लो कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ने ही नई दिल्ली को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के आयोजन की भी मेजबानी सौंपी है। तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य के पूर्व सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के ये कुल मिलाकर के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी इनका निधन हो गया है। और इनकी पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल लोक दल। ये भारत के जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल, उनके पुत्र थे ओम प्रकाश चौटाला, जिनका भी निधन हो गया। फिर अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि अभी किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंडित स्वप्नन चौधरी को। तो अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 100वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया, और यहीं पे जो तबला वादक हैं पंडित स्वप्नन चौधरी, वैसे ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं, और अभी इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। इनके अलावा इंदौर के सांस्कृतिक एक संगठन है सानंद न्यास संस्था, इसको भारतीय शास्त्रीय संगीत, नाटक और महोत्सव में योगदान देने के लिए भी राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो एक संस्थान है और एक व्यक्ति है, दोनों याद रखना। बात करें अगर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार देता है। आप कह सकते हो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत ये किस देश के साथ मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम बनाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। वैसे इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा, और उसका नाम भी हम पढ़ चुके हैं, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय होगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि भारत इसे बनाने के लिए फ्रांस की सहायता लेगा। तो इतना सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगर बात कर लेंगे कहाँ पे बनेगा, तो ये भी ध्यान रखना, ये नई दिल्ली में बनेगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कहाँ पर गढ़ीमाई महोत्सव ये मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल में। हर 5 साल में एक बार यहाँ पे मनाया जाता है। काफी चर्चा में ये महोत्सव रहता है, काफी विवादों में रहता है, क्योंकि इसमें जानवरों की सामूहिक बलि दी जाती है, और लाखों की संख्या में जानवरों की बलि दी जाती है। छोटी मोटी बात नहीं है। तो गढ़ीमाई महोत्सव याद रखना कहाँ का है? नेपाल का है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत में अभी नेपाल के राजदूत कौन बने हैं? भारत में बने हैं किसी देश के, तो इसलिए प्रश्न थोड़ा मैं आपको लेकर के आया हूँ। ध्यान रख सकते हैं एक वन लाइनर प्रश्न में डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा बने हैं। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर बताई गई? तो 5वें स्थान पर है हमारी पुरुषों की हॉकी टीम।
और FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और अगर भारत की पुरुष टीम 5वें स्थान पर है तो टॉपर कौन है? पहले स्थान पे नीदरलैंड है, फिर इंग्लैंड है, फिर बेल्जियम, फिर जर्मनी और 5वें पे भारत है, ये याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 1961 को ही गोवा को मुक्ति मिली थी, किनसे? पुर्तगालियों से। और इसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था वो भी याद रखेंगे, आपको याद होगा, इसे ऑपरेशन विजय चलाया था। फिर अगले में पूछ रहे हैं भाई, दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग आबादी के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य योजना शुरू करने की घोषणा की, ऐलान किया है? तो इसका नाम तो है संजीवनी योजना। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि दिल्ली में जितनी भी बुजुर्ग आबादी है, मतलब 60 वर्ष या उससे ज़्यादा के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए हम एक हेल्थ स्कीम शुरू कर रहे हैं संजीवनी नाम से। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, दिल्ली के सभी जो गवर्नमेंट या प्राइवेट अस्पताल होंगे उसमें उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कोई इनकम लिमिट होगी कि अगर ऐसे बुजुर्गों की इतनी इनकम है तो उनको नहीं, और इससे कम वालों को, सबको, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम इनकम हो, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी कुछ समय पहले इन्होंने ये भी घोषणा की थी महिला सम्मान योजना की, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा कि अभी हाल ही में ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसकी बुक है या किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। तो मशहूर पैरा एथलीट हैं, आप सभी जानते हो, दीपा मलिक, और इन्हीं की आत्मकथा ये लॉन्च हुई है जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन। याद रख लो, शुरुआत के ये 3 शब्द याद रख लो, ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। और उनसे संबंधित ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। 2-3 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। पद्मश्री इनको 2017 में मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2019 में, अर्जुन पुरस्कार 2012 में। हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं और ये भारतीय पैरालंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भाई, आईसीसी ने किसे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी सौंपी है? तो ये पाकिस्तान में होंगे, याद रखना। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 वाले की हम बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में होंगे। 2-3 पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, ये तो हमने देख लिया। उसके अलावा 2025 में जो आईसीसी मेंस चैंपियनशिप होगी ये भी पाकिस्तान में होगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रखो कि भारत के खिलाड़ियों ने यहाँ पे पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। तो फिर आईसीसी ने क्या किया, ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे ना, वो हम कहाँ करा देंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में करा देंगे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, पाकिस्तान और दुबई में होंगे। दुबई में केवल भारत और पाकिस्तान के मैच होंगे। इसके अलावा ये 2-3 पॉइंट और याद रख लो। 2025 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो भारत होस्ट करेगा। 2026 में जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है ये भारत और श्रीलंका में होंगे। और 2025 में जो मेंस एशिया कप है ये भी भारत में होंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची आई है, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत को इसमें 5वें स्थान पर रखा गया है। और इस सूची में टोटल 8 देशों को शामिल किया गया है। पूरे के 8 के 8 की मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी। आप देखोगे भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। रैंकिंग किस हिसाब से तैयार की गई है? इन देशों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव कैसा है पूरे विश्व में, राजनीतिक स्थिरता, सैन्य ताकत के आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। और इस हिसाब से भारत इसमें 5वें स्थान पर है। पहले पे अमेरिका का रखा है, 8वें पे साउथ कोरिया को रखा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे स्पेस वॉक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो चाइना के अंतरिक्ष यात्री हैं ये। 9 घंटे तक स्पेस वॉक किया। स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चहलकदमी की है। और 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, एक का नाम है के जूही, एक है सोंग लिंगडोंग। ठीक है, चाइना के हैं, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मदन लोकुर बन गए हैं। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने ही जस्टिस मदन बी लोकुर को इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है, जो पुर्तगाल से है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान ये किसने किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। एक तो याद रखना कौन सी योजना है, डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना है। और इसमें क्या कहा है इन्होंने? इसमें कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा, मतलब ये जो अरविंद केजरीवाल है इनके शब्द हैं ये, कि दलित परिवार के बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटीज में जो भी पढ़ाई होगी, आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो सब हम उठाएंगे।
आपको बस वहाँ पे एक बार एडमिशन ले लेना है, बाकी सब हम पे छोड़ देना है। इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, इन्होंने कहा था कि 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पताल में जो इलाज होगा वो मुफ्त होगा। इसके लिए हम संजीवनी नाम से एक योजना शुरू कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए इन्होंने कहा था हर महीने हम 1000 रुपये भी दे रहे हैं महिला सम्मान योजना के अंतर्गत। ये सारी चीजें अभी क्यों हो रही है आपको पता है ना, दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। फरवरी में तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके एक आध महीने बाद चुनाव हो जाएंगे और ये कह रहे हैं कि हमें जुटा दो, हम ये सब चीजें देंगे। सभी राज्यों में सरकारें करती हैं, तो इन्होंने भी कर दिया। तो ये 2-3 मुख्य योजना भी न्यूज में है, ध्यान में रखना दिल्ली से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 20 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किनकी याद में? श्रीनिवास रामानुजन जी की याद में उनकी जयंती के दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और पहली बार 2012 में मनमोहन सिंह जी, जिनका भी निधन हो गया। आप बताओ इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? वैसे आगे मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप बताइए। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया है। तो इसको शुरू किया था 2012 में, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को ही। और क्या याद रखोगे, एक ये याद रख लो, शस्त्र रामानुजन अवार्ड इनके सम्मान में दिया जाता है। अभी 2024 का किसे दिया गया? अलेक्जेंडर दुनकोई अमेरिकी है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट याद रखो। एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है, जिसे पाई डे भी बोलते हैं। पाई की वैल्यू होती है जैसे मैथ में पड़ी होगी 3.14, तो वहीं से याद रख लो। तीसरा तो महीना हो गया, यानी कि मार्च का, और 14 इसकी तारीख हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप का पहला संस्करण ये किसने जीत लिया है? पहला संस्करण है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भारत ने जीत लिया है। बात कर रहे हैं पहले तो ये ध्यान रखना किसकी, अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप की बात कर रहे हैं। अभी 2024 में ये हुआ, पहला संस्करण था। कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। भारत ने जीत लिया। उपविजेता कौन रहा? किसे हराया? बांग्लादेश को हराया। ये 2-3 पॉइंट याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान, जिसको कहते हैं द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा कुवैत। अभी ये कुवैत में 2 दिनों की यात्रा पर गए हुए थे, वहीं पे कुवैत का हाईएस्ट सिविल ऑनर उनको मिला है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये भाई इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी इस तरह का एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। इसी साल आपको याद होगा वो रशिया गए थे, रशिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर मिला था। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आप देख सकते हो, मैंने लिस्ट लगा दी है 2024 में किन किन देशों के इनको सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, और 2024 से 2023 की पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है। अभी जब ये रशिया गए हुए थे तो रशिया का जो हाईएस्ट ऑनर मिला था ये रहा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। ये प्रश्न एग्जाम में आया था डिट्टो। ये अवार्ड का नाम दे दिया और पूछा किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है जो अभी मोदी जी को मिला। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखना, ये भी प्रश्न आ सकता है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो अभी मोदी जी को मिला? तो कुवैत का है। कुवैत भी एक बार मैं आपको स्टैटिक बता देता हूँ, ये कुवैत यहाँ पर मिलेगा। कुवैत सिटी कैपिटल होती है, कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि कैंसर के लिए mRNA टीका डेवलप करने की अभी घोषणा किसने की है? अभी रशिया आंसर हो जाएगा इसका। रशिया ने कहा है कि हमने कैंसर के लिए mRNA टीका को डेवलप कर लिया है। WHO ने वैसे इसकी अप्रूव नहीं किया है, लेकिन रशिया ने बोल दिया भैया हमने तो कर लिया, और हमारे जो नागरिक हैं उनको फ्री में भी हम ये लगाने वाले हैं। mRNA यानी कि मैसेंजर RNA, तो इतना सा ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत करेगा। तो याद रखना 2025 में होंगे ये शूटिंग का जो जूनियर वर्ल्ड कप है, भारत इसको होस्ट करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का याद रख लेना, हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में आपको मिलेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग ये कहां पर की गई? तो आंसर हो जाएगा असम में। और असम में किस नदी पर? असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसी की एक सहायक नदी है कुलसी नदी, और इसी नदी में विश्व में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। इतना ध्यान रखना है आपको।
और डॉल्फिन से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, स्टैटिक हो गए, करंट अफेयर्स के हो गए, इस शीट में मैंने लगा दिया, आप पढ़ सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि इसे हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था 5 अक्टूबर 2009 में, इसीलिए 5 अक्टूबर को ये दिन चुना है। इसे स्थानीय रूप से सुसु के नाम से जानते हो, सुसु, और साइंटिफिक नेम इसका प्लैटनिस्टा गांगेटिका है, तो सब ध्यान में रखना। और ये प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया भी, शायद ये वाला या ये वाला प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वी रामासुब्रमण्यम बन गए हैं, ये याद रखना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो भी अध्यक्ष होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष उनकी आयु जो भी पहले हो, इतना इनका कार्यकाल होता है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अच्छा, एक दिवस आपको याद आएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा एजुकेशन से। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, किस मंत्रालय ने अभी इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया, या इस पॉलिसी का संबंध किससे है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, आप आंसर कर देना। तो है क्या ये? पहले तो ये याद रखना, नो डिटेंशन पॉलिसी, इसको खत्म कर दिया। अब ये है क्या? तो पहले क्या होता था, 5वीं और 8वीं कक्षा में अगर बच्चा फेल भी हो जाता है तो उसे आगे वाली क्लास में प्रमोट कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा 5वीं या 8वीं में फेल हो जाएगा तो उसे 2 महीने का फिर से मौका दिया जाएगा। 2 महीने आप फिर से तैयारी करो, फिर से आपकी परीक्षा होगी, और फिर भी अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको क्लास रिपीट करना होगा। और ऐसा पॉलिसी लाने का मकसद क्या है? स्टूडेंट्स की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना। वरना आप जानते ही प्रमोट हो रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं लेता है कि हो जाएंगे ना, क्या मतलब है, पतंग उड़ाओ मस्ती से, आग लगी बस्ती से, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और किनकी जयंती होती है? पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती होती है। तो इनकी जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से थे। और दिल्ली में जो इनका स्मारक है उसको किसान घाट के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। भारत रत्न इनको 2024 में इसी साल मिला था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। अच्छा, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था ना इस बार। डेली करंट अफेयर्स वाली में तो मैंने आपको रिवाइज करवाया ही है। चलिए, अभी ये आपका होमवर्क प्रश्न बन जाता है। बताइए कौन है वो 5 व्यक्ति? 5 में से एक का नाम तो आपको पता चल गया, चौधरी चरण सिंह जी। बाकी 4 का नाम बता दो। वैसे वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री भी याद रखना, ये भी नए कैबिनेट मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान है, याद रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटर बन गए हैं, ठीक है। क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटर यहाँ के, आप कह सकते हो, सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। बन गई है कहूंगा, ये एक महिला है। तो अंग्रेजों की ये बड़ी दिक्कत है, नाम से पता ही नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की है। क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटर। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये आइसलैंड यहाँ पे आपको मिलेगा, कैपिटल रिजर्विक है, और आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी होती है। इस साल जो ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था ना, उसमें आइसलैंड टॉप पे था, जिसमें भारत 116वें स्थान पे था। और इस देश को लैंड ऑफ फायर और आइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होते रहते हैं, और ग्लेशियर्स तो है ही सही यहाँ पे, इसीलिए ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट, एक एक डेटा हमें देखना पड़ेगा। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो देखो प्रश्न क्या है, 18वें इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो अभी आया है, इसके अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है, मतलब फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है? तो इसका तो सही उत्तर आप सभी लगा दोगे, मध्य प्रदेश में ही। अब पॉइंट क्या क्या बनते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट, एक तो याद रखना हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है, और इन्होंने ये जारी किया 18वां इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को। कहाँ से जारी होती है ये रिपोर्ट? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से जारी होती है। और इसे तैयार कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और हर 2 साल में ये जारी होती है, 1987 से ये जारी हो रही है। 2 टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वन क्षेत्र इंग्लिश में बोलोगे तो फॉरेस्ट कवर, और एक वृक्ष क्षेत्र ट्री कवर। वन क्षेत्र क्या होता है? वन क्षेत्र उस भूमि को कहा गया है जहाँ पे 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में
वो फैला हुआ हो, वो वन वो फॉरेस्ट फैला हुआ हो और जिसमें 10% से अधिक वृक्ष आवरण घनत्व यानी कि डेंसिटी हो फॉरेस्ट की, पेड़ों की डेंसिटी हो 10% से ज़्यादा। वृक्ष क्षेत्र ट्री कवर किसे कहा गया है? वृक्ष क्षेत्र उन छोटे छोटे क्षेत्रों को कहा गया है जहाँ पे वृक्षारोपण आपने किया हो, या ऐसे वृक्ष जो वन क्षेत्र से बाहर और 1 हेक्टेयर से छोटे आकार के हो। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज थी। अब जो मेन डेटा है जहाँ से प्रश्न बनेंगे वो ये रही खूबसूरत सी शीट आपके सामने। अगर हम बात करते हैं टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर की, देखो अभी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों के बारे में मैंने आपको समझाया ना, तो इसमें डेटा में एक दोनों को मिला करके और अलग अलग करके बात की गई है। दोनों को मिला करके अगर पूरे देश में हम एरिया देखें तो कितना बनता है? 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर इतना क्षेत्रफल बनता है। और जो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे पूरे देश का तो कितना है? 25.17% है। ये तो हमने एक साथ बात कर लिया। अलग अलग अगर हम बात करते हैं तो ये तो टोटल हो गया ना दोनों को मिला के। अलग अलग आप देखोगे तो फॉरेस्ट कवर का इतना एरिया है और ट्री कवर का इतना एरिया है। परसेंटेज वाइज में भी मैंने लिख दिया, तो परसेंटेज वाइज ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट कवर का ही ज़्यादा होगा। कितना है? 21.76% है फॉरेस्ट कवर, बाकी का इतना है। अच्छा, इसमें बताया गया कितना इंक्रीज हुआ, कहाँ से? 2021 के आकलन के बाद से कितना बढ़ा है। तो टोटल इंक्रीमेंट इतना हुआ है क्षेत्रफल में। अलग अलग में बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर में इतना बड़ा है और ट्री कवर में भाई प्लांटेशन ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, आप देख भी रहे हो, इतना बड़ा है एरिया वाइज। ठीक है, अब ये 4 डेटा और हैं कि टॉप 4 स्टेट्स, अब ये स्टेट की रैंकिंग है किस हिसाब से कि सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिलाकर के बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ? तो पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा है फॉरेस्ट कवर में ही हम देखेंगे, हम तो फॉरेस्ट को ही देखना चाहते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले स्थान पे मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा है। ठीक है, ये जरूर याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे बड़ा है इसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन किस मामले में? फॉरेस्ट और ट्री कवर के मामले में या फॉरेस्ट कवर के मामले में खाली, ये ध्यान रखना। ये जो भी डेटा है, जो भी गवर्नमेंट की साइट पे गिवन थे, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और वो मैं आपको समझा भी रहा हूँ। एरिया वाइज में अगर बात करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये तो इंक्रीमेंट की हमने बात की थी। अब ये बता रहे हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है कहाँ पे? फॉरेस्ट और ट्री कवर में। तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। और उसी तरह से सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर में ही देखेंगे, ट्री कवर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, तो भी पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तीसरा वाला पोजीशन की चेंज हुई है, पहले दूसरे तो सेम है। वहीं अगर परसेंटेज वाइज हम बात करते हैं, देखो इंक्रीमेंट में हमने देख लिया, एरिया वाइज हमने देख लिया, अब परसेंटेज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज लक्षद्वीप में है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वन यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, हरे भरे पेड़, फिर मिजोरम में, फिर अंडमान निकोबार में। ठीक है, और भारत में मैनग्रूव कवर की भी बात की गई है, वो घटा है और है कितना अभी? तो एरिया में आप बात करोगे 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना घटा है? तो इतना एरिया घट गया है मैनग्रोव्स का। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा, एक आध मिनट हमने जरूर लिया, लेकिन क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो जो भी हमारे पहली बार न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार जो स्टूडेंट है, उनको बता दूं, देखो आपको शुरुआत में लगा होगा जो वीकली वाले वीडियोस हैं मैं 2 पार्ट में लेकर के आता हूँ। उसका कारण यही है कि 2 पार्ट में लेकर के आता हूँ ताकि मेरे को टाइम का इशू नहीं रहे, हर क्वेश्चन हर पॉइंट में क्लियर करा सकूं। इसमें मैं डेली करंट अफेयर्स की तरह डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन वो सारे पॉइंट मैं आपको कवर कराता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं नहीं छोड़ता हूँ। और इससे क्या होता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम वो भी कवर कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर हो जाएंगे, और टुकड़ों में करने से, 2 पार्ट में होने से वीडियो भी लेंथी नहीं बनेगा, आपको भी ये नहीं लगेगा बहुत लेंथी हो रहा है। वरना बहुत सी जगह क्या होता है, मुझे पता है, एक वीडियो अगर वो ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो वीडियो तो लंबा बनना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, 7 दिन के आप करंट अफेयर्स रख रहे हो तो वीडियो तो लेंथी बनना है। छोटा बना रहे हैं वो कि स्टूडेंट छोटे वीडियो देखना पसंद करते हैं लेंथ के, 7 दिन का छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी जानते हो उसमें कितनी काटाकृषि हुई होगी या उसके अंदर उन्होंने क्या किया होगा। बाकी प्लीज़, अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, मैं तो आप लोगों के बारे में सोच करके ही करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए बस। तो वीडियोस को सपोर्ट जरूर करा करें, इतनी उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूँ। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार शेयर जरूर करना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक बार लाइक कर देना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अच्छा, ये वन लाइनर प्रश्न की तरह एक बार देख लो इसे। जीएसटी काउंसिल की अभी दिसंबर में 55वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो राजस्थान के जैसलमेर में हुई है। और यहीं पर आपने ध्यान दिया होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं और जितने भी पुरानी जो वाहन होते हैं जो सेकेंड हैंड आप मार्केट से लेते हैं, उसमें टैक्स बढ़ा करके 18 कर दिया। पहले 12 था, अभी उसे बढ़ा के 18% कर दिया गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि रण उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? ये गुजरात में मनाया गया। गुजरात के कच्छ के धोर्डो गांव में रण उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं भाई दिसंबर में दो युद्धपोत हैं, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत, इनको भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण किसने किया ये पूछ रहे हैं। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने इसका निर्माण किया है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे अगर, तो इनको हमने शामिल कर लिया है। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत नाम याद रखना, इन्होंने बनाया ये याद रखना। आईएनएस नीलगिरी के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का ये पहला फ्रिगेट पोत है। और आईएनएस सूरत ये प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और कौन सा नंबर का है? चौथे नंबर का है। ठीक है, तो इतना याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुब्रमण्यम जयशंकर को आप जानते हो कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। और इन्हीं को अभी कौन सा पुरस्कार, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। किसने किया? तो दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति ने किया, ये ध्यान रखना। अभी इनकी एक बुक आई थी 2024 में ही, वाई भारत मैटर्स, इसको भी याद रखना, ये भी इन्हीं की बुक है। और ये दोनों बुक एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, यकीन नहीं हो किसी को। तो देखो, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछी गई थी, इनकी बुक कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और अभी 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ही पूछा गया, एक तो द इंडिया वे जो मैंने आपको पीछे बताया, और वाई भारत मैटर्स जो भी 2024 में ही आई थी। किसने लिखी है? सुब्रमण्यम जयशंकर में। तो याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, ये कब मनाया जाता है? याद रखना 24 दिसंबर को मनाते हैं। थीम भी है उपभोक्ता न्याय के लिए वर्चुअल सुनवाई व डिजिटल पहुंच। एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी होता है, वो 15 मार्च को होता है, याद रखना। हम तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो याद रखेंगे गुरमीत सिंह संधावालिया बन गए हैं। गुरमीत सिंह संधावालिया बन गए हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी श्याम बेनेगल का निधन हो गया, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। फेमस व्यक्ति थे। पहले तो प्रश्न का उत्तर दो, क्या थे ये? तो याद रखेंगे आप, फिल्म निर्माता थे। कौन? श्याम बेनेगल। अभी 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनकी जो पहली फिल्म थी वो अंकुर थी, और ये 1974 में आई थी। और इनकी एक फिल्म थी जो 1975 में आई थी, निशांत उसका नाम है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। क्या काम किया था, मतलब क्या क्यों मिली थी, ऐसा क्या होता है इसके साथ? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड के लिए इसे नॉमिनेट किया गया था। श्याम बेनेगल पद्मश्री मिल चुका है 1976, पद्म भूषण मिल चुका है 1991, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2005 में मिल चुका है। उनके नाम सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी है। 8 फिल्मों के लिए उन्होंने ये नेशनल अवार्ड अपने नाम किया है। बॉलीवुड में उन्हें 8 सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। इनकी आखिरी फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन थी, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की जिंदगी पर आधारित थी। तो ध्यान रखना ये सब पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा अगरतला में किया गया। अगरतला कहाँ पर है? त्रिपुरा। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? हमारे गृह मंत्री सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा केली हॉकिंसन ने। और इन्होंने अभी कुछ अवार्ड्स बांटे हैं, वो मैंने आपके सामने लिस्ट लगा दी है। जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड केली हॉकिंसन। और इन्होंने, आपको याद होगा, इस बार पेरिस ओलंपिक जो हुए थे उसमें 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल भी जीता था। बाकी और भी अवार्ड यहाँ पर है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अभी नया अपॉइंटमेंट है और गवर्नर्स के ये अपॉइंटमेंट है, जैसे कि बिहार के नए गवर्नर कौन बन गए ये पूछ रहे हैं। तो हेराफेरी कर दी गई है यहाँ पे। ये बन गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो अभी तक आप जानते हो केरल के थे। तो एक्चुअली में अभी राष्ट्रपति जी ने 5 राज्यों में नए गवर्नर बनाए हैं। 2 तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, जो अभी तक केरल के थे आरिफ मोहम्मद खान जी, वो बिहार चले गए।
और बिहार के जो अभी तक थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो केरल चले गए। बाकी जो पूर्व सेना प्रमुख थे वीके सिंह, वो मिजोरम के गवर्नर बन गए। हमारे पूर्व गृह सचिव थे अजय कुमार भल्ला, वो मणिपुर के बन गए। और जो अभी तक मिजोरम के राज्यपाल थे हरिबाबू कंबमपति, वो उड़ीसा के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो ये पांचों के पांचों याद रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हो 25 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। अटल जी की जयंती होती है, उसी अवसर पर ये दिन हम मनाते हैं। इस बार इनकी 100वीं जयंती भी मनाई जा रही है, आपको ये भी याद रखना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2014 में की गई थी। और अटल जी 3 बार हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1996 में पहली बार बने थे मात्र 13 दिनों के लिए, फिर 1989 से 99 के बीच में रहे थे 13 महीनों के लिए, और फिर वापस पूर्ण कार्यकाल इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में बिताया था 1999 से 2004 तक का। और भारत रत्न याद रखना इनको कब मिला था? 2015 में मिला था। वे भारत के ऐसे पहले विदेश मंत्री बने थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था, ये पॉइंट भी याद रखना। और इनकी समाधि का नाम सदैव अटल है, ये भी याद रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? तो नरेंद्र जी बन गए हैं। अभी हिमाचल प्रदेश के हमने पढ़े थे, गुरमीत सिंह संधावालिया बने थे, दोनों याद रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है कितनी होती है? 62 ईयर होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कितनी होती है? 65 ईयर होती है। वैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? चलो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, कौन है और कौन से नंबर के बने? डीवाई चंद्रचूड़ के बाद आए हैं ये, इनका बारे में बताइए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया में। तो 2025 में होंगे ये अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, मलेशिया में होंगे। और ये इस बार दूसरा संस्करण होगा, भी जनवरी फरवरी में ही हो जाएंगे ये। इसका जो पहला संस्करण 2023 में हुआ था, है ना, उसको भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका में वो हुआ था। अभी सेकंड वाला, लेटेस्ट वाला याद रखो। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 30 दिसंबर को इसरो किस रॉकेट से स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा PSLV C60, तो ये याद रखना। और कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। कौन सा है? स्पेडेक्स मिशन है, PSLV C60। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इसमें 2 छोटे स्पेस क्राफ्ट हैं, SDX-01, SDX-02। इनको पृथ्वी की निचली कक्षा में एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। साथ ही डॉकिंग अनडॉकिंग के लिए जो भी आवश्यक नई टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट और परीक्षण भी किया जाएगा। क्या होता है डॉकिंग अनडॉकिंग में? ये अंतरिक्ष यान की ही एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा स्पेसशिप को एक दूसरे से जोड़ते हैं फिर अलग करते हैं। तो ये सब होगा, सब स्पेडेक्स मिशन में इसरो से लॉन्च करेगा। कहाँ से? याद रखना, श्रीहरिकोटा। और किससे? PSLV C60, इतना याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अभी इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया था, किस रॉकेट से लॉन्च किया था ये बताओ। हम अगला देखते हैं। तो अगले में हम देखेंगे कि अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया है? तो कोलकाता एयरपोर्ट, कोलकाता में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इसका पूरा नाम है, यहीं पे इसको लॉन्च किया। क्या है ये? तो इस कैफे से तो नाम तो क्लियर होगा ना, कैफे में क्या होगा? यहाँ पे भोजन मिलेगा, पेय पदार्थ मिलेगा, जो भी एयर पैसेंजर्स हैं उनको सस्ता खाना यहाँ पे मिलेगा। फ्लाइट्स में तो महंगा मिलता है, तो ये ध्यान रखना। उड़ान यात्री कैफे इसका नाम है, कोलकाता में इसको शुरू किया। अगला देखते हैं। अब अगला ये इंपॉर्टेंट है भैया कि अभी मोदी जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना, नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो मध्य प्रदेश में रखी है। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। कब? अभी 25 दिसंबर को ही मोदी जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे पीने का पानी मिलेगा, जो पानी की समस्या है वो दूर होगी, सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। और एक पॉइंट याद रखना, केन बेतवा लिंक परियोजना में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसमें केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, उसका नाम है दोहन बांध। इसी तरह से मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर कोठा बांध भी बनेगा। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने अभी किसे अपना आधिकारिक राष्ट्र पक्षी, नेशनल बर्ड अमेरिका का कौन सा बन गया है? सिंपल से ये बता दो, बाल्ड ईगल बन गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और अमेरिका के अगले साल नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले लेंगे कौन? डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के? 47 नंबर के बनेंगे। अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा AICTE, मतलब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। फुल फॉर्म देखो इंग्लिश में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और इसी ने ही 2025 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। और AI के गॉडफादर जेफरी हिंटन को कहा जाता है, याद रखना। अभी इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, FIELD। आप वैसे भी आप ऑप्शन में देखिए कि मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया ना नोबेल पुरस्कार, जिससे भी भाई नोबेल पुरस्कार 2024 के याद नहीं है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये याद कर लेना। वैसे मैंने इसका ट्रिकी वीडियो अलग से बना दिया, अगर नहीं देखा, जो नए स्टूडेंट है उन्हीं से बोल रहा हूँ, पुरानों को तो पता है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मुझे कमेंट करना कि आप यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं, आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको लिंक, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है हमारे, उसके सारे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा एक साथ। तो उन व्यक्ति का नाम फील्ड है, उनके नाम में फील्ड आ रहा है, तो वही सही उत्तर होगा। अब इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि 2024 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई, कहाँ पूछा है, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा दोहा में। देखो हम बात कर रहे हैं एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग 2024 चैंपियनशिप की, जो दोहा कतर में हुआ, अभी दिसंबर में ही हुआ। और इसमें यूथ और जूनियर कैटेगरी में बात करेंगे तो यूथ कैटेगरी में तो 13 से लेकर 17 वर्ष तक के जो खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जूनियर कैटेगरी में 15 से लेकर 20 साल तक के। टोटल मेडल भारत ने कितने जीते, 33 मेडल जीते, जिसमें से 7 गोल्ड हमारे पास आए हैं। 2 नाम याद रख लेना, ये देखो वो 7 गोल्ड जो हमारे पास आए हैं वो सारे नाम ये हैं। इसमें एक जोशना सबर का नाम याद रखना, आप देख सकते हो 3 गोल्ड तो यही लेकर के आई है। एक पायल का नाम याद रखना, 2 गोल्ड ये लेकर के आई है, 2 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज लेकर के आई है ये, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस केंद्र मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व नाम से एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और हमारे रक्षा सचिव कौन है, राजेश सिंह है, ये भी इस साल नए बने, तो इनका भी नाम याद रखना। अभी इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो भी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा, जिसका भी आयोजन रक्षा मंत्रालय करता है। देखो एक ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, इसमें जो कार्यक्रम का आयोजन है वो कौन करता है, रक्षा मंत्रालय करता है। तो इससे संबंधित जो भी कार्यक्रम है, या अगर आपको टिकट खरीदना है, अंदर जाकर के देखना है, तो वो सब चीजें आपको इस वेबसाइट, इस मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध हो जाएगी। उस कार्यक्रम के बारे में हर इंफॉर्मेशन, चाहे टिकट भी आपको खरीदना है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य है, ये इसका काम है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी का विषय क्या है, थीम क्या है, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। देखो जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था ना, मैंने डेली करंट अफेयर्स में आपको अलग से करवाया भी था कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करता है, तो रक्षा मंत्रालय करता है। इस बार के हमारे रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट हैं वो किस देश के प्रेसिडेंट हैं, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम प्रबोवो सुबियांतो है, ये भी इसी साल नए बने थे, नाम ध्यान रखना। कौन सा नंबर का रिपब्लिक डे है, 76 नंबर का है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हमारे रक्षा मंत्री जी, नाम है राजनाथ सिंह, इन्होंने कहां पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किया था। तो रक्षा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पे, लखनऊ में गोमती नदी के गुड़िया घाट पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई 11 फुट है, शिल्पकार है अमरपाल सिंह। और अटल जी से संबंधित ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। वैसे अभी सुशासन दिवस हम देखेंगे, वैसे अटल जी से संबंधित जो सारे प्रश्न हैं, पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिए। वैसे अभी सुशासन दिवस जब मैंने आपको बताया था तब भी मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज करवाए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बन गए, अरुणेश चावला बन गए। अरुणेश चावला का नाम याद रखना। और अभी नए वित्त सचिव भी बने थे, फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे, ये नाम भी याद रखना। वित्त मंत्री तो आप जानते ही हो, नम्मो बुआ निर्मला सीतारमण जी है, जिनको टैक्स बढ़ाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। फिर अगले में पूछ रहे वीर बाल दिवस ये कब मनाया जाता है, आप सभी जानते हो 26 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों, जिन्हें साहिबजादे कहते हैं, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया, तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए ये शहीद हो गए थे। इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, इसमें से एक तो 7 वर्ष के थे, एक 9 के थे, और एक 14 वर्ष के, एक 18 वर्ष के थे। तो इन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाते हैं, और 2002 से ही हमने इसको मनाना शुरू किया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पहला डिजिटल म्यूजियम जिसका नाम है अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में।
तो याद रखेंगे ये भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम है, नाम है अभय प्रभावना। अभी महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे हाईवे पर इंद्रायणी नदी के पास में इसे स्थापित किया गया है। इस म्यूजियम में जैनिज्म की हिस्ट्री और जैनिज्म के 24 तीर्थंकरों के इतिहास को दर्शाया गया है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहला है कुछ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो इसको किसने लॉन्च किया? अभिजीत बनर्जी ने लिखा है इस बुक को। अभिजीत बनर्जी से एक पॉइंट आप याद रखना कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और किस क्षेत्र में और कब मिला था। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। 2019 में इकोनॉमिक्स का ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और कुछ समय पहले इनकी एक और बुक आई थी जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। फिर अगला प्रश्न ये रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारे लिए क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। पूछ रहे उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1987 में। और ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे लगातार, 2004 से लेकर 2014 तक। आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया था, 15वें नंबर के गवर्नर थे। आपके लिए होमवर्क प्रश्न तैयार हो गया। अभी वर्तमान में आरबीआई के जो अभी नए गवर्नर बने थे उनका नाम बताइए और बताइए वो कौन से नंबर के हैं। शक्तिकांत दास के स्थान पे जो आए उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण इनको मिला था 1987 में। याद रखना, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है चेंजिंग इंडिया। ये वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं और इनको कुछ विदेशी अवार्ड, विदेशों से जो अवार्ड मिले वो लिस्ट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो याद रखेंगे 17 बच्चों। नाम याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी नई दिल्ली के राष्ट्र भवन में 17 बच्चों को, जिसमें से 10 लड़कियां हैं, 7 लड़के, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कब? 26 दिसंबर को, जब हमने वीर बाल दिवस मनाया। मैंने एक पॉइंट आपको ये भी बताया था, वैसे ये जो पुरस्कार हैं हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर, रिपब्लिक डे पर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ये 26 दिसंबर यानी कि वीर बाल दिवस के मौके पर दिए गए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। पूछ सकते हैं कौन सा मंत्रालय पुरस्कार देता है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय की मंत्री पूछी जा सकती है क्योंकि अभी नए कैबिनेट मंत्री ये बनी है। नाम याद रखना, अन्नपूर्णा देवी इनका नाम है। कैबिनेट मिनिस्टर्स का ट्रिकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुका हूँ, इस पे एग्जाम में बहुत प्रश्न आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो का आपको लिंक नहीं मिलता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इस पुरस्कार की स्थापना 1996 में की गई थी। बच्चों के लिए भारत में ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और ये जो पुरस्कार है ये 5 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी असाधारण क्षमताओं, उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। एक साल में मैक्सिमम 25 बच्चों को दे सकते हैं, तो इस बार 17 बच्चों को दिया है। ये अलग अलग 7 श्रेणियों में, 7 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। नवाचार, कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, समाज सेवा और खेल और बहादुरी। इंग्लिश में भी आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ये भारत में किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखना ये बिहार में किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। बिहार में भी कहाँ पे? जो राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी है वहीं पे वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होगा और ये दूसरी बार होगा जब बिहार इसे होस्ट कर रहा है। इससे पहले 2022 में भी ये बिहार में हो चुका है। अच्छा, ये प्रश्न मैंने आपको और करवाया था, कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया था डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, याद है आपको? तो ये अब आपको हमेशा याद रहेगा। चलो मैं नहीं बताता हूँ, वैसे मैंने बता दिया, मैं नहीं बताता हूँ, आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और अभी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में ही मैंने आपको इसी तरह का एक और प्रश्न करवाया था, वो भी ट्रिक से याद करवाया था। हैंडबॉल जो गेम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका भी उत्तर दीजिए। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में किया गया है। इसके बारे में जानेंगे। तो महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? नागपुर जिले में भारत के पहले वायु बिटुमिन नेशनल हाईवे का भी उद्घाटन किया गया। नागपुर मानेसर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में जो 1 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है उस वो 15% बायो बिटुमिन के साथ डामर को मिला करके बनाया गया है। और ये देश का पहला नेशनल हाईवे बन गया जो फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमिन से बना है। ठीक है, यही हमारा प्रश्न था कि भारत का पहला बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है M2 वासुदेवन नायर। इनका निधन हो गया। इन्हें किस भाषा में साहित्यकार
मतलब ये किस भाषा के साहित्यकार थे, तो आंसर हो जाएगा मलयालम भाषा के। तो इनका निधन हो गया, याद रखना। कहाँ से बिलोंग करते थे, केरल से। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है 1995 में, पद्म भूषण 2005 में इनको मिल चुका है। और जो केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है केरल ज्योति पुरस्कार, वो भी इनको मिल चुका है 2022 में। और इनका एक उपन्यास था कॉलम, उसके लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। M2 वासुदेवन नायर। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की है मोदी जी ने। इसके उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आप मुझे बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, और पंचायती राज मंत्री कौन है, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसको 2020 में मनाया गया था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात मुझे याद आ गई है। आप अगर इसे ईयरफोन से सुनोगे ना हमारे वीडियो को, अपने वीडियो को, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि उनके एक ही साइड में आवाज आ रही है, एक ही स्पीकर में आवाज आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही है। तो मेरे को लिटरली नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मैं इसके लिए नया माइक वगैरह सब लेकर के आ गया, सभी सिस्टम भी जो भी मेरे से हो सकता है, जितना मुझे आता है मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है और बिल्कुल क्लियर साउंड भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। मैं खुद सुनता हूँ जब एडिटिंग के टाइम पे, तो पीछे थोड़ा बहुत नॉइज रह ही जाता है, बल्कि बिल्कुल साइलेंट में होकर के मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ आपकी। थोड़ी बहुत कभी कभार कोई गाड़ी निकली बाहर से, वो आवाज आ गई या कुछ और आवाज आ गई, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी आप देखो कि कंटिन्यू एक सर सर पता नहीं किसकी वॉइस आती है, कंप्यूटर के फैन की आती है, किसकी आती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये एक साइड जो साउंड आ रहा है, एक साइड नहीं आ रहा, वो भी मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आ रहा है। वैसे आप इसको बिना ईयरफोन लगाए सुनोगे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईयरफोन में शायद दिक्कत आ रही है। अब मैं क्या करूं, मेरे से हो नहीं पा रहा है ऐसे ही। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं। अभी तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो फिर देखो अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम ये कौन सा देश बनाएगा, तो याद रखना ये चाइना बनाएगा। कहां पर बनाएगा, किस नदी पर बनाएगा, वो भी देख लो। जो चाइना है, तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम ये बनाएगा, मंजूरी दे दी इन्होंने। कहां पर, एक नदी है तसांगपो या यारलुंग जांगपो नदी, जिसे भारत में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो इसके निचले इलाकों में ये बनाएगा, भारतीय सीमा के करीब। और अभी तक चाइना में जो यांगत्से नदी पर 3 गॉर्जेस बांध है, ये उसको पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा बांध बन जाएगा। और सालाना कितनी बिजली पैदा होगी, 300 बिलियन किलोवाट घंटे की इसमें बिजली पैदा होगी। तो याद रखना कौन बनाएगा, चाइना बनाएगा। और किस नदी पर, वो हमने देख लिया। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा दीप्ति शर्मा बन गई है। तो याद रखेंगे भारतीय महिला क्रिकेटर है दीप्ति शर्मा, और अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में इन्होंने 6 विकेट लेकर के इतिहास रच दिया। इस तरह से वो वनडे मैचेस में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। और विश्व में देखो तो ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला क्रिकेटर है। पहली है साउथ अफ्रीका की सुन लुस, ठीक है, नाम ध्यान रखना दीप्ति शर्मा का। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो आंसर हो जाएगा नेपाल। एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण अभ्यास, भारत और नेपाल के बीच में हुआ। ये कहाँ पे, नेपाल में ही हुआ, नेपाल के सलेझंडी में हुआ। इस बार इसका 18वां संस्करण था, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो ये नाम भी याद रखेंगे आप, पुष्पक भट्टाचार्य। और ये किस आईआईटी के प्रोफेसर हैं, तो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर हैं। तो अभी आरबीआई ने ही इनको फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक बनाने के लिए अभी 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है इनकी अध्यक्षता में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दिसंबर में ही मोदी जी ने प्रगति की 45 नंबर की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रगति में टी का फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा टाइमली। और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था एक बार, आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल में आया था। 41 नंबर का जो एडिशन था प्रगति मीटिंग का, तो प्रगति का ही फुल फॉर्म पूछ लिया पूरा।
तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। आज के प्रश्न में मैंने टी का फुल फॉर्म पूछ लिया, वहां पे पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया था। ठीक है, तो मोदी जी ने अभी याद रखना 45वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। कहां पे की है? नई दिल्ली में की है। ये 2 पॉइंट ध्यान रख लो। अगला देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड बांटे गए? तो 50 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं। और किसने बांटे? मोदी जी ने ही बांटे। तो प्रश्न याद रखना कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है। इसके तहत इन्होंने 15 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड बांटे हैं। इस योजना के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज में आ गई। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, यही प्रश्न आ जाएगा पहला। तो 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि इस दिन हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। और अभी आप ये भी पूछ सकते हैं कि किन किन राज्यों में पूरी तरह से ये लागू हो चुका है। तो त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। अभी पॉइंट टू पॉइंट में आपको चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये राउरकेला में किया गया, याद रखिएगा। अब इसमें एक और बात है जो आपको बतानी है। देखो, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के एडिशन की बात कर रहे हैं। इस बार 6वां एडिशन है और ये इस बार खास इसलिए है क्योंकि पहली बार इसमें महिला टूर्नामेंट भी होगा, वरना अभी तक पुरुषों का ही होता था। तो पुरुषों का तो कहाँ पे होगा? उड़ीसा के राउरकेला में होगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा है। और जो पहली बार महिलाओं का टूर्नामेंट होगा ना, तो महिलाओं का कहाँ पर होगा? ये रांची झारखंड में होगा, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जेटसन ओरेन नाम से एक नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया। किसने किया? एनवीडिया ने किया। मतलब एक तरह का सुपर कंप्यूटर है ये, लेकिन ये नैनो आकार का है, बहुत छोटे आकार का है, आपके हथेली में आ जाएगा, इतना छोटा है ये। और इसका नाम इन्होंने रखा है जेटसन ओरेन। एआई बेस्ड एक सुपर कंप्यूटर है ये, एनवीडिया ने बनाया, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका की कंपनी है। ध्यान रखना ये। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था, शायद मैंने प्रश्न लगाया नहीं है। क्या प्रश्न था मैं आपको बता देता हूँ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आप सभी जानते हो, आप सब आंसर कर दोगे, क्या है? परम 8000 है। ठीक है, ये सबको पता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, सब बताते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि भैया परम की फुल फॉर्म बता दो। चलो, अब ये होमवर्क प्रश्न आप ही के लिए हो जाता है क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा आप सबको आता होगा। बताओ क्या है परम की फुल फॉर्म? हम अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार $129 बिलियन के साथ दुनिया का शीर्ष प्रेक्षण प्राप्त करता देश कौन सा बन गया? तो भारत बन गया। इसका तो उत्तर भारत हो जाएगा। प्रेक्षण मतलब मैंने आपको समझाया था रेमिटेंस होता है। रेमिटेंस मतलब जैसे आप विदेश में नौकरी करने गए, वहां जाके लाखों रुपए छाप रहे हो, डॉलर में छाप रहे हो और कुछ अपने ऊपर खर्च कर रहे हो और बचे हुए अपने घर वालों को भारत में भेज देते हो। इसी तरह से आपके सभी दोस्त, सभी भारतवासी बाहर गए, कमा कमा के भारत में भेजा, तो जो भारत में पैसा आ रहा है ना, जो आप विदेशों से भारत में ट्रांसफर कर रहे हो, वही कहलाता है रेमिटेंस। तो इस मामले में भारत नंबर 1 पर है। कितना आया इस बार? 2024 में $129 बिलियन नोट करेंसी भेजी गई है और पिछले साल के मुकाबले बताया जा रहा है कि ये 3.2% ज्यादा है। ठीक है, पहले स्थान पे भारत, फिर मैक्सिको, फिर चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान। 5 देशों के रैंक मैंने आपको बता दी। अगला देखते हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, इसके स्टैटिक भी देख लो एक बार। स्थापना होती 1944, वॉशिंगटन डीसी मुख्यालय, प्रेसिडेंट अजय बंगाल। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ये भारतीय मूल के, नाम ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं पहली वाइन पर्यटन नीति को अभी किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड ने अपनी पहली वाइन टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया है और उत्तराखंड के अभी कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई, पहली वाइन प्रोडक्शन यूनिट भी लगाई गई है। तो एक तरह से इसका मकसद है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, इस तरह का एक प्रश्न और देख लो, मैंने आपको बताया था ये प्रश्न एग्जाम में आया था। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये कब आई थी? तो ये आप ही के लिए छोड़ दूं क्या होमवर्क प्रश्न, क्योंकि ये सभी प्रश्न मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो रिवीजन है एक तरह से, आपका टेस्ट भी समझ सकते हो। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? चलो अभी तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हो गया? डेली करंट अफेयर्स में जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो फिर से मैं आपसे पूछूंगा मंथली करंट अफेयर्स में और वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। तो उस समय उसको ध्यान से याद रख लेना, क्योंकि 2 बार फिर टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो अभी तो 1948 याद रख लो। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या
अभी किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए अभी स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात ने लॉन्च किया है। स्वर मतलब होता है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। तो अब इसका फायदा क्या होगा, डायरेक्ट फायदा मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो नागरिक अपना संदेश लिखते थे, इससे फायदा ये होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की जो वेबसाइट है उस पे जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो अपना संदेश लिखते थे, अपनी समस्याएं लिखे या कोई भी बात लिखनी होती थी, तो अब उनको लिखना नहीं पड़ेगा, वो बोलेंगे और ये टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अभी वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया? तो ये कोनेरू हम्पी ने जीत लिया है। और आप कह सकते हो, और यहाँ पे इन्होंने किनको हराया? इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को हराया है। और आप कह सकते हो कि दूसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है और इस तरह से वो इस उपलब्धि को हासिल करने वाली इकलौती महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गई है। तो इनका नाम याद रखना। और ये है कहाँ से? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसी तरह का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देखा था। अच्छा, अगर ये जानना चाहो ये इस बार दूसरी बार इन्होंने जीता है, पहली बार कब जीता था, तो वो भी मैं आपको बता दूं, 2019 में इन्होंने ये खिताब जीता था। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती, मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा था कि अभी युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। इनका नाम भी याद रखना, इन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराया था। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ में बता रहा हूँ। अगला देखते हैं। फिर में अगले में पूछ रहे हैं प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 जो अभी हुआ उसको किसने जीत लिया है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनका ये पहला खिताब है। 11 सीजन में पहली बार इन्होंने ये जीता है प्रो कबड्डी लीग को। अच्छा, जहाँ पे हराया किसने, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो पटना पायरेट्स को इन्होंने हराया है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अभी अनुसंधान केंद्र किसने शुरू किया? तो याद रखना आईआईटी मद्रास। पहले तो एमोलेड की फुल फॉर्म देखो, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब आप कह सकते हो ये एक तरह का डिस्प्ले टेक्निक है और इसमें एक डिस्प्ले बनाई जाएगी। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, जैसे मोबाइल की डिस्प्ले, टीवी की डिस्प्ले हो गई ना, एक डिस्प्ले बनाई जाएगी। उसमें अच्छी हाई क्वालिटी की आपको लाइट मिलेगी, अच्छे क्वालिटी की इमेजेस मिलेंगे, पावर कंजक्शन भी वो कम करेगी, वो इतनी फ्लेक्सिबल और पतली होगी कि आप उसे कैसे भी मोड़ सकते हो। तो यह है एमोलेड डिस्प्ले। इस तकनीक को, इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए भी रिसर्च सेंटर खुला है। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में, ये याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए भी अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई और मुंबई में। तो भारत सरकार, याद रखना, 2 नए केबल नेटवर्क शुरू करेगी जो कि यूरोप और एशिया को भारत से जोड़ेंगे। एक केबल का नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस और दूसरी का नाम है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। तो जो इंडिया एशिया एक्सप्रेस केबल है वो एक भारतीय शहर है चेन्नई, इसको एशिया में सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेगा। जबकि दूसरी वाली जो केबल है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, तो केबल नेटवर्क है ये, जो भारत में जो मुंबई शहर है उसको यूरोप के जो देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया और सऊदी अरब वगैरह, मिस्र, जिबूती की आपस में जोड़ेगा। और ये जो केबल है समुद्र के तल पर बिछाई जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल है एक तरह से, या एक लाइन में मैं आपको बोलूं तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ये सब किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक प्रश्न ये फिजिक्स साइंस में एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें जो हम लाइट ट्रांसफर करते हैं या जो भी डिजिटल जानकारी आपको भेजनी है किसी तरह से पूछ सकते हैं, इसके लिए कौन सा सिद्धांत यूज होता है, ये प्रश्न है। सिद्धांत पूछ रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं उनको मकसद। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो ये काम की बातें, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम सहयोग हॉप टेक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया है? तो केरल के कोच्चि में किया है। तो 2-3 बातें याद रखो, कौन सा एक्सरसाइज है? सहयोग हॉप टेक, ये एक तरह का नौसैन्य अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। भारत और वियतनाम के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? केरल के कोच्चि में हुआ। अच्छा, वियतनाम के साथ अभी इसी साल एक और एक्सरसाइज हमने किया था जिसे हम विनबैक्स के नाम से जानते हैं। 2024 में इसका आयोजन जो हुआ था, 5वां संस्करण था, अभी कुछ समय पहले हुआ। कहाँ पे हुआ याद रखना? हरियाणा के चंडी मंदिर और अंबाला में हुआ था। वियतनाम के स्टैटिक भी मैं आपको एक बार बता दूं। ये देखो वियतनाम यहाँ पर है, ये हमारा प्यारा भारत है। कैपिटल इसकी हनोई होती है, करेंसी डोंग है, प्रेसिडेंट अभी नए बने थे लुआंग डुआंग। अच्छा, एक छोटी सी बात मेरे को कई बार कहना होता है, भूल जाता हूँ मैं। कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए ये बात है
कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे वियतनाम आपको शो करना है, मैं ये मैप आपको क्यों दिखा रहा हूँ, वियतनाम के लिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सको कि वियतनाम है कहाँ पर, भारत के लिए नहीं बता रहा हूँ। और भारत को इसलिए इंक्लूड कर लेता हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि भारत से किस दिशा में जाओगे या किस डायरेक्शन में जो हम देश पढ़ रहे हैं वो कहां पर स्थित है। ठीक है, यही मकसद होता है। अब ये मैप मैं तो नहीं बनाता हूं। अब जो ये यहाँ वाला हिस्सा है, आपका ध्यान यहीं पे जाता है, मुझे पता है, जाना भी चाहिए, गलत है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा मकसद ये है, अब जैसे होता है ना कि मैं आपको कुछ दिखाने के लिए लेकर के आया हूं, आपको घर दिखा रहा हूं, आप मैं कह रहा हूं कि भाई साहब यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये, और आप कहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, अरे ये घर मिलती है वो, ये तो वही वाली बात होगी कि वो नहीं होते क्या, एक कहावत है ना कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो देखते हैं कि गिलास यहाँ तक भरा हुआ है, कुछ देखते हैं नहीं इतना गिलास खाली है। अब आप देख क्या रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गिलास भरा हुआ है वो देखो, गिलास खाली है वो मत देखो, वो तो हम भर देंगे, आप ये देखो जितना भरा हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपका ध्यान यहाँ जाता है, आपको पढ़ाया यहाँ जा रहा है, आपका ध्यान वहां जाता है। अब मेरे को जो कंट्री आपको दिखाना है, जो मैप मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इस चीज को मैं अच्छे से यहाँ पे समझा सकता हूँ या आपको देख के समझ में आ जाएगा, तो मैं वाला मैप उठा लेता हूँ। अब इसको सही करने के चक्कर में मुझे हो सकता है 10 में से 2 मैप ऐसे मिल जाए जहाँ पे ये वाला नक्शा सही हो, लेकिन ये वाली चीज सही से नजर नहीं आ रही हो, ये मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो फिर उसको लेकर क्या फायदा। फिर मैं एक काम करता हूँ, वियतनाम की जगह केवल भारत का एक अच्छा सा नक्शा लेकर के आ जाता हूँ, आपको बता दूंगा हाँ इसके साइड में यहाँ कहीं वियतनाम आएगा, काम चल जाएगा। क्या एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, नंबर के लिए पढ़ रहे हो ना, थोड़े से बड़े हो जाओ और चीजों को समझो, बच्चों की तरह बात मत किया करो। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी किस भारतीय क्रिकेटर को एमसीसी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब की ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप दी गई है, तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। तो एमसीसी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब अभी सचिन तेंदुलकर को उन खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी एमसीसी की सदस्यता प्रदान की गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक स्पोर्ट्स क्लब है ये, जिसकी स्थापना होती है 1838 में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 150 डेस्टिनेशन गंतव्य को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा, वन लाइनर प्रश्न है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको नई दिल्ली में मिलेगा, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है कौन। इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, ये 17 साल की है और अभी ये पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ये मुंबई से बिलोंग करती है और इतना ध्यान रख लो इनके बारे में, इनका नाम ध्यान रख लो और क्या अचीवमेंट है ये याद रख लो। और जो 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं 7 महाद्वीप की, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। तो अमेरिका के थे ये पूर्व प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, इनका नाम था। 2-3 बातें इनसे याद रख लो। एक तो 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, ये नहीं पूछेंगे। और ये पूछ सकते हैं कि इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 2002 में मिला था। कौन सा? नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था। जिमी कार्टर इनका नाम है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 में जो वेव्स 2025 पूरा बोलोगे तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। वैसे ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले हमने पढ़ा था इस साल नवंबर में ये गोवा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बोला जा रहा है कि ये फरवरी 2025 में और कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, भारत पहली बार इसको होस्ट करेगा, तो इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया है। हेमंत मुदप्पा ने इस रेस को जीत लिया है। ये रेस अभी चेन्नई में हुई थी और हेमंत मुदप्पा, जिन्हें लाइटनिंग R1 के नाम से भी जानते हैं, तीसरी बार इस चैंपियनशिप को जीता है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष रहे ओसामू सुजुकी का निधन हो गया, उन्हें पद्म भूषण कब मिला था? तो याद रखेंगे, पहले तो ये जापान के हैं और अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। कब? 2007 में, ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। ठीक है, और कितने टेस्ट मैचों में इन्होंने ये कारनामा किया और कितनी गेंदें खेली इसके लिए, या कितनी गेंदें डाली है? तो 44 टेस्ट मैचों में 200 विकेट पूरे किए और इसके लिए 8484 गेंदें इन्होंने डाली है। दुनिया में ऐसा करने वाले ये चौथे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनसे पहले वकार यूनिस, डेल स्टेन और कागिसो रबादा है।